अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक दफ़ा रिस्पॉन्स पिछले एपिसोड पर अपना ज़रूर देखिएगा। मैंने तो अब आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहना, अब आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोगों ने लाइक शेयर करना है, रिस्पॉन्स देना है तो दें, वरना मेरी तरफ से आप लोग भैया आज से आज़ाद हैं। ये मैं अब एक ड्यूटी की तरह करूँगी और करके चली जाऊँगी। आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं देना, आप लोगों पे है। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को कह कह के थक चुकी हूँ। लेकिन आप लोग वही पुराने ही रूटीन, कभी तो आप लोग 10-10 हज़ार पे भी चले जाते हो, कभी आप 1,000 भी नहीं करते। तो बस ठीक है, अब चलें स्टार्ट करते हैं। बताओ दिलावर, क्या खबर लाए हो? पता चला उस लड़की के बारे में? शेरदिल के लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। वो रॉकिंग चेयर से उठकर दिलावर की तरफ कदम बढ़ाता हुआ पुरुमीद लहजे में उससे पूछने लगा, मालिक उस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका? इस वक्त वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ मालूम नहीं। दिलावर उसकी उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ बोला तो शेरदिल ने दिलावर के दोनों शानों पर अपने हाथ जमाए। वो इसी दुनिया की बासी है, मरीख से नहीं आई तो इसी दुनिया में मौजूद होगी। दिलावर, मालूम करो वो लड़की कहाँ है, पता लगाओ उसका। मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? हर कीमत पर तुम्हारे मालिक को वो लड़की चाहिए। शेरदिल दिलावर के कंधों पर दबाव डालता हुआ एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला, बर्बाद हो चुकी है वो लड़की मालिक, अपने शौहर के हाथों और आपके हाथों। अब उस बेचारी का पीछा छोड़ दें, उसका ख्याल अपने दिल से निकालने की कोशिश करें। दिलावर शेरदिल की कैफियत को देखता हुआ शेरदिल को समझाता हुआ बोला तो शेरदिल ने उसके शानों से हाथ हटा लिए। वो बेचारी है, तुम्हें इस वक्त मैं बेचारा नहीं लग रहा? नहीं सोचूं उसके बारे में नहीं सोचूं तो फिर क्या सोचूं? दिलावर, मुझे जवाब दो, क्या सोचूं मैं? उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ सकता दिलावर। उसका पीछा छोड़ दिया, उसको सोचना छोड़ दिया तो समझो फिर सब कुछ ख़त्म। शेरदिल का सब कुछ ख़त्म, फिर शायद शेरदिल भी ख़त्म। शेरदिल हानिया को सोचकर इतना थक चुका था कि उसका अपना आप खुद अपने बस में नहीं रहा था। दिलावर को इस वक्त अपना मालिक सच में बेचारा लगा। दिलावर शेरदिल की बेबसी महसूस करता हुआ उससे पूछने लगा, अगर वो लड़की दोबारा आपके सामने आ जाती है तो क्या करेंगे आप? दिलावर के सवाल पर शेरदिल की आंखों में ऐसी चमक नमूदार हुई जैसे शेरदिल को किसी ने नई जिंदगी की नवीद सुनाई हो। कैद कर लूँगा उसे दिलावर, हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा ताकि वो मेरी दस्तरस से दूर जा ही ना सके। उसके लिए मेरी तड़प तुम नहीं समझ सकते दिलावर। उसके साथ गलत करते हुए उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी तकलीफ़ दी है मैंने उसको, मगर अब अपने गुनाह का सोचता हूँ तो मर जाने का दिल करता है। शेरदिल बेबसी से बोला तो दिलावर खामोशी से अपने मालिक को देखता रहा। कहाँ चंद दिन पहले सामने खड़ा शख्स उसे इश्क की अलामत का बताता हुआ उसे इस झंझट से बचने का मशवरा दे रहा था, और इस वक्त वो खुद सर से पाँव तक एक ऐसी लड़की के इश्क में डूबा हुआ था जिसे वो खुद अपने हाथों बर्बाद कर चुका था। दिलावर ने दराज से मेडिसिन बॉक्स निकाला जिसमें से ट्रिकोनोलाइजर निकाल कर वो शेर की तरफ पड़ा था। ये लीजिए मालिक, इसे लेकर आपको वक्ती तौर पर सुकून आ जाएगा। आपको भी सुकून की ज़रूरत है। दिलावर के हाथ से मेडिसिन लेता हुआ शेरदिल उसको पानी से निकलने लगा। शायद दिलावर सही बोल रहा था। इस लड़की को सोच और उसका दिमाग बुरी तरह शिल हो चुका था। अगर वो वक्ती सुकून ना लेता तो शायद उसके दिमाग की रगें फट जाती। आपसे एक इजाज़त भी लेनी थी मालिक। मिशी बीबी को पास ही मॉल में कुछ काम है, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें ले जाऊँ, या फिर राश्ता को भी बोल दो, वो भी साथ जाकर बीबी का सामान ले आए। मेडिसिन लेकर शेरदिल ने बेड पर लेटना चाहा तो दिलावर जिस काम के लिए उसके पास आया था पूछने लगा, मेरी बहन मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है दिलावर, और दुनिया में अगर इस वक्त मैं किसी पर भरोसा करता हूँ तो फ़िलहाल वो तुम हो। मिशी को अगर कहीं जाना है तो मैं तुम्हें उसकी ज़िम्मेदारी सौंपता हूँ, ख्याल रखना मिशी का। शेरदिल की बात सुनकर दिलावर इकरार में सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया था। हानिया बेटा, साइमा बता रही थी आपने दोपहर में खाना नहीं खाया। बेटा ऐसे तो अब बीमार हो जाएंगी। अजीज़ हानिया के पास आता हुआ उससे बोला जो फ़हीम की तस्वीर अपने साथ लिए बैठी थी। बीमार हो जाऊंगी, मर तो नहीं जाऊंगी। अब दुआ करें ना मैं भी अपने बाबा की तरह मर जाऊं। अब इस ज़िंदगी में उनके अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं ही तो अपने बाबा की मौत की वजह बनी हूँ। अब ज़िंदा रहकर क्या करूँ? हानिया अफसरदा लहजे में अजीज़ को देखती हुई बोली तो अजीज़ इस बच्ची की बातों पर अफसोस करता उसे समझाने लगा, बेटा आपकी ऐसी बातें सुनकर फ़हीम की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी। कोई किसी की मौत या जीने की वजह नहीं बनता। फ़हीम का इतना ही वक्त दिखा था। अब मैं आपके मुंह से ऐसी नाउमीदी की बातें ना सुनूं। जब वो बर्बाद उजड़ी हालत में पाकिस्तान आई थी और फ़हीम को उसके साथ हुए हादसे का पता चला तो अपनी बीमारी की बजाय बेटी की बर्बाद हालत का सदमा लेकर दुनिया से जा चुका था। आज उसको मरे हुए 15 दिन गुजर चुके थे।
अजीज़ हानिया को अपने साथ अपने घर ले आया था क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी और घर सब कुछ असाम अपने नाम कर चुका था। हानिया बेटा, आपसे मुझे आपकी मम्मा के सिलसिले में बात करना थी। आज उनके मेरे पास 2 बार कॉल आई थी। बेटा, आप अपनी मामा से एक मरतबा बात कर लें। अजीज़ हानिया को एक मरतबा फिर समझाता हुआ बोला तो हानिया फ़हीम की तस्वीर रखती अजीज़ को देखने लगी। अगर आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ तो मैं आज ही आपके घर से चली जाती हूँ। हानिया अजीज़ की बात का बुरा मानती हुई उससे बोली तो इससे ज़्यादा बुरा अजीज़ ने उसकी बात का माना था। बेटा, फ़हीम मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई की तरह था और मैंने आपको हमेशा अपनी बेटी समझा है। आप खुद को अकेला महसूस करती हैं, तभी मैंने आपको मशवरा दिया कि आप अपनी मम्मा से बात कर लें, लेकिन आइंदा घर से जाने वाली बात मत बोलिएगा वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। अजीज़ बुरा मनाता हुआ हानिया से बोला तो हानिया भी एकदम बोल पड़ी थी। फिर मुझे आप भी उनसे मिलने के लिए दोबारा नहीं बोलिएगा। मेरी ज़िंदगी में मुझे सिर्फ अपने बाबा से मोहब्बत थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अब किसी दूसरे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। हानिया बेदिली से बोलती हुई इन लोगों के बारे में सोचने लगी जिसने उसे तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया था। वो हसाम और उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करने वाली थी जिन दोनों ने उसको बर्बाद किया था। ना ही उसे रमला से मिलने की कोई ख्वाहिश थी। ये तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ आ रहे हो दिलावर? मिशी मॉल के अंदर दाखिल होकर अपने साथ चलते दिलावर को देखती उकताए हुए लहजे में बोली थी। मालिक ने इसी शर्त पर आपको बाहर निकलने की इजाज़त दी है कि मैं आपके साथ साथ रहूं, और हमारे दरमियान भी तो यही बात तय हुई थी बीबी। दिलावर मिशी को याद दहानी करवाता हुआ बोला। वो मिशी के चेहरे से अंदाज़ा लगा सकता था उसकी बात पर मिशी का मूड ख़राब हो चुका था, वरना अभी तक गाड़ी में उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। क्या मुझे अपनी ज़ाती चीज़ों की शॉपिंग तुम्हारे सामने करना पड़ेगी दिलावर? क्या तुम समझते नहीं हो लड़कियों के इस्तेमाल की चीज़ों से मेरा क्या मतलब है फूल? मिशी गुस्सा दबाती हुई दिलावर से पूछने लगी। वो जिस शॉप के सामने खड़ी थी दिलावर की निगाहें शॉप पर पड़ी जहाँ मखसूस जनाना चीज़ों की भरमार थी, जिसे देखकर वो मिशी से नज़रें चुरा गया था। मैं बाहर ही आपका इंतज़ार करता हूँ, आपको जो लेना है वो लेकर जल्दी आ जाएं, फिर हम घर चलते हैं। दिलावर मिशी से नज़र मिलाए बगैर पूरे मॉल का जायज़ा लेता हुआ मिशी से बोला। तो मिशी ने इसी में अपनी आफियत जाने वो शॉप के अंदर चली गई जहाँ उसने पहली दानियाल को जाता देख लिया था। इस तमछल्ले को अपने साथ क्यों चिपका कर लाई हो? दानियाल तपे हुए अंदाज में मिशी को देखकर बोला। साथ ही उसे शॉपकीपर को इशारा किया। वो इन दोनों को शॉप के अंदर बने हुए एक रूम की तरफ ले जाने लगा था। अकेली नहीं आ सकती थी और तुमने मुझे आने का कहा था। देखो, मैंने तुम्हारे कहा मान लिया, इतना ही काफ़ी होना चाहिए तुम्हारे लिए। शॉपकीपर के वहाँ से जाने के बाद मिशी दानियाल से बोली। खाली कमरा देखते दानियाल ने मिशी को अपनी जानब खींचकर बाहों में ले लिया। मिशी दानियाल की सरकत पर बुरी तरह बुखलाई थी। ये क्या कर रहे हो दानियाल, छोड़ो मुझे। मिशी दानियाल से बोलती हुई खुद अपना आप दानियाल से छुड़वाने लगी, मगर दानियाल उसको छोड़े बिना मिशी से बोला था। मुझे मालूम था तुम मेरे बुलाने पर ज़रूर आओगे मिशी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और आज ये बात भी जान गया हूँ कि तुम मेरी खातिर कोई भी कदम उठा सकती हो। क्यों, सच बोल रहा हूँ मैं? दानियाल मिशी का खूबसूरत चेहरा देखता हुआ उसे पूछने लगा तो मिशी दानियाल की बात सुनकर अपनी पलकें झुका गई। सुनो मेरी जान, अगले इतवार के दिन तुम्हें इसी तरह बहाना बनाकर मेरे घर आना होगा जहाँ मेरे पेरेंट्स और मैं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हो सकता है मेरे पेरेंट्स की मौजूदगी में हमारा निकाह भी हो जाए। दानियाल उसे बाहों में लिए अपना इरादा बताने लगा तो मिशी हैरत से दानियाल को देखने लगी। ये बहुत बड़ा कदम है दानियाल, मैं अपनी फैमिली के बगैर ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मिशी दानियाल की बात सुनकर घबराती हुई बोली थी। यार, मसला सिर्फ तुम्हारे भाई का है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पेरेंट्स को इनकार करे, और अगर तुम्हारा भाई इस रिश्ते से इनकार कर देता है तो निकाह करने के बाद हमारा रिश्ता इतना मजबूत होगा कि उन्हें ना चाहते हुए भी हमारी शादी करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा निकाह पहले ही हुआ होगा। दानियाल की बात सुनकर मिशी खामोश हो गई तो दानियाल मुस्कुरा दिया, क्योंकि मिशी की खामोशी मतलब उसकी नीम रजामंदी थी। वो मिशी को बाहों में लिए मिशी के चेहरे पर झुकने लगा। मिशी के रोकने से पहले अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला था। दिलावर को कमरे में आता देखकर मिशी डरती हुई पीछे हटी तो दानियाल ने भी मिशी को छोड़ दिया। दिलावर मिशी को नज़रअंदाज करता दानियाल पर लपका और उसके चेहरे और पेट पर यके बाद दिगरे मुक्के बरसाता चला गया था। अपने गलीज़ हाथों से कैसे छुआ तूने इसे? बोल। नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। तेरे ये दोनों नापाक हाथ तोड़ डालूंगा जिससे तूने इसे छूने की हिम्मत की। दिलावर जुनूनी कैफियत में दानियाल पर मुक्के बरसाता उसके पेट में लाते मारता बुरी तरह चीखा। मिशी खौफ से दिलावर को पहली मर्तबा इस कदर गुस्से में देख रही थी। तेरी कौन लगती है जो तुझे इतना बुरा लग रहा है? पीछे हट साले। दानियाल दिलावर को मार तो नहीं पाया, पीछे धकेलता हुआ बोला। दिलावर की ताकत के आगे दानियाल मुश्किल से ही खुद को उसकी मार से बचा पा रहा था। ये मोहब्बत है मेरी, सुना तूने? दिलावर की मोहब्बत है ये लड़की। अगर तूने या किसी ने भी इस पर मैली नज़र रखी तो जिंदा नहीं छोड़ेगा दिलावर, मार डालेगा उसे, मार डालेगा, जान ले लेगा उसकी। दिलावर ने तैश के आलम में बोलते हुए दानियाल को मज़ीद पीटना शुरू कर दिया, जबकि मिशी दिलावर के मुंह से ऐसी बात सुनकर खड़ी से दानियाल को मारता देखती रह गई थी। जब दिलावर ने गुस्से के आलम में आदमुए पड़े दानियाल को
दानियाल की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखे तो खौफ से मिशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दानियाल की मदद की पुकार पर कमरे के अंदर 2-3 अफराद आए और दिलावर से दानियाल को बचाते उसको वहाँ से ले गए थे। इस वक्त उस जगह पर मिशी और दिलावर दोनों ही अकेले मौजूद थे। दिलावर ने एक नज़र मिशी के चेहरे पर डालकर रिवॉल्वर फ़ौरन उसकी आंखों से ओझल किया, जो हैरत भरी नज़रों से उसकी रिवॉल्वर को देख रही थी। दिलावर अपने चेहरे पर आया पसीना हाथ से साफ करने के बाद बिखरे बाल संवारता, साथ ही गिरे बांध दुरुस्त करके मिशी के पास चलाया। चलिए बीबी, अब हमें घर चलना चाहिए। इस वक्त उसका चेहरा शदीद गुस्से और ज़बत से सुर्ख हो रहा था। गुस्सा उसे मिशी पर था जिसे वो ज़बत किए हुए था। वो घर से झूठ बोलकर निकली थी और किसी नामहरम की बाहों में यूं सोचकर ही दिलावर का खून खौल रहा था, मगर वो हक नहीं रखता था कि सामने खड़ी लड़की को कुछ बोल सके। पहले ये बताओ, थोड़ी देर पहले क्या बकवास की थी तुमने दानियाल को मारते हुए? मिशी उसके गुस्से की परवाह किए बगैर दिलावर से बोली तो दिलावर ने सुर्ख आंखों से मिशी को देखा और ज़बत से अपने लब भींच कर सर झुका लिया। आज उसके मुंह से इस लड़की के सामने वो राज फशां हो चुका था जिसको शायद उसने अपने दिल में रखने की ठानी थी, मगर इस वक्त दिलावर को इतना शदीद गुस्सा था कि वो गुस्से में क्या कुछ बोल गया था उसे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ था। आपको अदालत लगानी है, घर चल कर लगा लीजिएगा, जिसमें मुजरम बनकर मैं कटहरे में खड़े होने के लिए तैयार हूँ, मगर यहाँ तमाशा मत लगाइए बीबी, घर चलें खुदारा। दिलावर मिशी से बोलता हुआ उसके चलने का इंतज़ार करने लगा, मगर मिशी उसको देखती हुई गुस्से में बोली थी, अगर मेरा भाई तुम पर भरोसा करता है तो तुम मेरे भाई के एतबार को इस तरह चिकनाचूर करोगे कि उसी की बहन पर बुरी नज़र रखोगे। अगर 2 घड़ी मैंने तुमसे हंसकर बात कर ली तो अपनी औकात भूल जाओगे तुम। सुनो दिलावर, तुम मेरे भाई के करीब ज़रूर हो मगर उसके मुलाजिम हो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बनता, ना ही तुम्हें इख्तियार है कि तुम यूँ मुझे। मिशी ने अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं किया था कि दिलावर चेहरे पर ख़तरनाक तेवर लिए हाथ में रिवॉल्वर पकड़े उसकी जानब कदम बढ़ाए, जिस पर मिशी की बोलती बंद हुई थी। दिलावर के हाथ में असला और चेहरे के ख़तरनाक तेवर देकर वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। दिलावर उसके इस कदर करीब आ खड़ा हुआ था कि मिशी बिल्कुल खामोश अपना सर ऊंचा किए दिलावर का चेहरा देखने लगी थी। आपके भाई के पास नौकरी करते हुए कभी मैंने अपनी औकात नहीं भूली, ना कभी उनके भरोसे को तोड़ा है, ना कभी आगे ज़िंदगी में उनके एतबार को ठेस पहुंचा सकता हूँ। रही आपकी बात तो बताइए मुझे, अगर मैंने कभी आपके साथ कोई गुस्ताखी की हो या आपके साथ कोई गिरी हुई हरकत की हो या आपको लगा कि दिलावर ने आप पर बुरी नज़र रखी हो, जवाब दें बीबी। अगर ऐसा है तो अभी इसी वक्त इस रिवॉल्वर से दिलावर ख़ुद को ख़त्म करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा, लेकिन आप हक़ और इख्तियारात की बात मत करें। अगर आज दिलावर के पास हक़ होता या उसे इख्तियारात हासिल होते तो दिलावर आज आपकी इस हरकत पर आपके साथ वो करता कि आप आइंदा दोबारा झूठ बोलकर घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना करती। दिलावर ने बिना आंखें चुकाए मिशी की आंखों में आंखें डालकर ये बात बोली, जिस पर मिशी के चेहरे पर गुस्से का एक रंग आया और दूसरा जाने लगा। उसे आगे बढ़कर दिलावर का गिरेबान पकड़ा था। वो हक़ और इख्तियारात तुम अपनी ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते। सुना तुमने, ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि मिशी पर अपना हक़ जताओ तो इससे पहले मिशी मौत को गले लगाना पसंद करेगी, समझे तुम? मिशी गुस्से में बोलते हुए उसका गिरेबान छोड़कर वहाँ से चली गई। दिलावर ज़ब्त करता सूख चेहरा लिए रिवॉल्वर को वापस अपने पास रखता गाड़ी तक आया और हमेशा की तरह एहतरामन मिशी के लिए गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी में बैठने के साथ ही मिशी ने अपना रुख दूसरी जानब फेर लिया। दिलावर ने एक नज़र उस संगदिल पर डालकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट की थी। साइड पर गाड़ी रोको, जाओ मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। मिशी जानबूझकर गाड़ी रुकवाती हुई दिलावर को हुक्म देती बोली, ताकि दिलावर को एहसास दिला सके कि उसकी नज़र में दिलावर की हैसियत मुलाजम से ज़्यादा नहीं। दिलावर साइड पर गाड़ी रोककर मिशी के लिए जूस लेकर गाड़ी तक आया। जितनी देर मिशी ने जूस पीने में लगाई, दिलावर गाड़ी से बाहर खड़ा सिगरेट फूंकता रहा। जब वो दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो मिशी को गाड़ी में खामोशी खलने लगी थी। CD प्लेयर ऑन कर दो। दिलावर ने उसका हुक्म मानते हुए सिस्टम ऑन कर दिया था। हम तुमको चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। हम तुमको चाहते हैं ऐसे, ज़िंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, ज़िंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी, ज़िंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। गाने के बोल सुनकर मिशी गुस्से से ज़ब्त करती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि दिलावर बैकव्यू मिरर से ज़ख्मी निगाह उसके चेहरे पर डालकर सॉन्ग चेंज कर चुका था। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाके ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। गाने के बोल सुनकर बेसाख्ता दोनों की नज़रों का बैकव्यू मिरर में तसादम हुआ तो दिलावर ने फ़ौरन CD प्लेयर बंद कर दिया था। हसाम, क्या हुआ तुम्हें? आखिर क्यों क्या हुआ है तुम्हें? आखिर क्यों तुम इतने खामोश रहने लगे हो? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी तो याद नहीं आ रही? हानिया की तमाम प्रॉपर्टी ज़ब्त करने के बाद वापस पाकिस्तान आकर हसाम महरीन से शादी कर चुका था। शादी के हफ्ते भर तो महरीन ने हसाम को अपने साथ खुश देखा, मगर अब वो कुछ चुप चुप सा रहने लगा था। मेरे चुप रहने की वजह वो नहीं जो तुम समझ रही हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ हानिया।
मैं कुछ और सोच रहा हूँ। हानिया का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, प्लीज़ अब उसके बारे में हमारे दरमियान कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हसाम महरीन को टालता हुआ बोला, क्योंकि महरीन बात की खाल निकालने वाली और शक्की फितरत लड़की थी। वो हानिया के मौजू को लेकर बिला वजह महरीन से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी बात को गलत साबित करने की गर्ज से बोला था। लेकिन अंदर ही अंदर चंद दिनों से उसे अजीब से गिल्ट का एहसास हो रहा था। हानिया का जब भी ख्याल आता उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी होती। जो कुछ उससे उस लड़की के साथ किया सही नहीं था। वो अब भी सोचों में गुम हानिया को सोच रहा था, जबकि महरीन जलती हुई हसाम को दोबारा सोचों में गुम देख रही थी। हानिया के लिए मैं बहुत खुश हूँ अजीज़। कितने बड़े घर से कितना अच्छा रिश्ता है इस बच्ची का। सबसे बड़ी बात, हानिया के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में मालूम होने के बावजूद बैरिस्टर सिद्दीकी हानिया की अपने बेटे हाशिम से शादी करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले चाय पर बैरिस्टर सिद्दीकी अपनी फैमिली के साथ डॉक्टर अजीज़ के घर आए थे और अपना मुद्दा बयान करके जा चुके थे, जिसके बाद अजीज़ की बीवी साइमा खुशी खुशी अपने शौहर से बोली, क्या हुआ अजीज़, आप खुश नहीं हैं हानिया के लिए, क्या सोचने बैठ गए? साइमा की बात पर अजीज़ ने कोई तबसरा नहीं किया तो साइमा उससे पूछने लगी। अब की बार साइमा की बात पर अजीज़ उसको देखता हुआ बोला, मैंने बैरिस्टर सिद्दीकी की बातों से अंदाज़ा लगाया साइमा कि उनको हानिया को अपने घर की बहू बनाने से ज़्यादा दिलचस्पी उसकी प्रॉपर्टी में थी, जो हसाम ने ज़ब्त कर लिया। वो रिश्ते की बजाय बार बार हसाम के खिलाफ धोखेबाजी का मुकदमा दायर करने की बात कर रहे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे उन्हें हाशिम और हानिया के रिश्ते से ज़्यादा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी और मुकदमे में है। अजीज़ जो कुछ बैरिस्टर सिद्दीकी के बारे में सोच रहा था, अपनी बीवी से अपने ख्यालात शेयर करता बोला, भाई वो बैरिस्टर है और उनका जो प्रोफेशन होगा वो उसी के मुतालिक तो बात करेंगे, और क्या बुरा है इसमें अगर हानिया का हक उसको वापस मिल जाएगा तो। साइमा अजीज़ को अपनी बात समझाती हुई बोली थी, नहीं साइमा, बात सिर्फ ये नहीं है, जो कुछ हानिया सह चुकी है, मैं नहीं चाहता अब उस मासूम बच्ची को मज़ीद कुछ बर्दाश्त करना पड़े। जो कोई भी हानिया को सिर्फ दिल से अपनाएगा बिना किसी गर्ज या फ़ायदे के, मैं हानिया की शादी उसी से करवाऊँगा। और वैसे भी पिछले साल हाशिम पर कोई केस चला था जिसके लिए बैरिस्टर सिद्दीकी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकता, ना ही अब की बार हानिया के लिए कोई रिस्क ले सकता हूँ। अजीज़ साइमा को बता रहा था, तभी उसकी नज़र हानिया पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। अजीज़ अपने हाथ के इशारे से हानिया को अपने पास बुलाया तो साइमा भी हानिया की तरफ मुतवज्जो हुई। हानिया अजीज़ के पास आकर बैठ गई थी। अंकल, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन सच बात तो यह है, मैं अंदर से डर गई हूँ। दोबारा शादी के नाम से क्या ज़रूरी है ये शादी करना? हानिया अजीज़ को देखती हुई उसे पूछने लगी थी। बेटा, एक तल्ख तजर्बे को देखकर आप अपने दिल में ये सोच नहीं बिठाएं कि दूसरी बार भी खुदा न खास्ता आपके साथ बुरा होगा। आप अच्छे की उम्मीद रखें और भरोसा रखें। मैं आपका हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं पकड़ाऊँगा जो आपकी कदर नहीं कर सके। और बेटा, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद का घर बसा देखे और उसको खुश देखे। आप खुद देखिएगा, जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होंगे तो हसाम की बेवफाई को बुरा ख्वाब समझ कर भूल जाएंगी। अजीज़ के समझाने पर हानिया खामोश हो गई थी। मुझे नींद की तलब नहीं, मगर रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे मालूम नहीं वो मेरी किस्मत है या नहीं, मगर उसे बार बार खुदा से मांगना अच्छा लगता है। खिड़की से बाहर का मंजर देखकर वो स्मोकिंग कर रहा था, तब अपने कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास पर शेरदिल ने पलट कर देखा तो रमला चलती हुई उसके पास आई। वो आम दिनों के मुकाबले में उसे आज ज़्यादा परेशान और बुझी बुझी लग रही थी। क्या हुआ आपको? कोई मसला दरपेश आया है? शेरदिल अपने ऊपर छाए उदासी की कैफियत से वक्ती तौर पर निकलता हुआ रमला से उसके बारे में पूछने लगा, क्योंकि वह जानता था रमला का इस कमरे में आना बेसबब नहीं था। चेहरा देखकर दिल का हाल जानना, सिर्फ तुम ही इस फ़न से वाकिफ़ नहीं हो, मैं भी जानना चाहती हूँ तुम्हारे साथ क्या मसला दरपेश आया, क्योंकि तुम इस कदर खामोश हो चुके हो और उलझे उलझे दिखाई देते हो। जब से मलेशिया से वापस आए हो, ये बिखरा हुलिया, बेजा स्मोकिंग, खुद को कमरे में बंद रखना, ऑफिस से वापस जल्दी आ जाना, आखिर क्या वजह है इन सब हरकत के पीछे? रमला कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए शेरदिल से पूछने लगी। वेरी नाइस, यानी आज आप अपना कोई मसला डिस्कस करने नहीं बल्कि मुझसे मेरे हाल के बारे में पूछने आई हैं। शेरदिल हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट जूते से मसलता हुआ बोला तो रमला उसको देखने लगी। दिल की बात शेयर करने से दिल का बोझ ख़त्म ना सही कम ज़रूर हो जाता है। शायद तुम्हारे मसले का ही कोई हल मिल जाए। रमला नरमी बरतते हुए शेरदिल से बोले, क्योंकि पिछले 20 दिनों से उसकी जो हालत हो चुकी थी वो काबिल गौर थी। दिल का बोझ कम नहीं होगा, उसकी बातें दिल का बोझ मज़ीद बढ़ा देती हैं। आपके पास मेरे मसले का हल नहीं, मेरा मसला उसकी तलाश है जो आपसे डिस्कस करने से हल नहीं हो सकता। शेरदिल रमला के सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला तो रमला गौर से उसे देखते पूछने लगी, कौन है वो? रमला के पूछने पर शेरदिल के चेहरे के संजीदा तासुरात पथरीले हुए। वही जिसको दागदार कर दिया मैंने, जिसका दिल दुखाते हुए यह सांस मुझे छू कर नहीं गुजरा कि बाद में मैं खुद उसके लिए कितना तड़पूंगा। और ऊपर वाले ने बिल्कुल सही किया मेरे साथ। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा करके मेरी पहुंच से दूर कर दिया उसे।
लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, अंदर ही अंदर खल रहा हूँ, ख़त्म हो रहा हूँ। रोज़ ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ, दुआ करता हूँ मुझे मिल जाए, लेकिन उसे मुझ पर तरस नहीं आता। वो जवान पूरा मर्द नम आंखों से रमला के सामने अपने गुनाह और मोहब्बत दोनों का इतराफ़ कर रहा था। रमला खामोशी से उसको देखने लगी। वो शेर दिल की बेबसी महसूस कर सकती थी, मगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। वो शेर दिल को ये भी नहीं कह सकती थी कि जिस लड़की को उसने दागदार किया, अगर वो लड़की उसको मिल भी जाती तो उसको कभी माफ़ नहीं करती। रमला खामोशी से वापस जाने लगी। नज़ीर बता रहा था, अब 2 मरतबा डॉक्टर अजीज़ की तरफ गई थी। शेरदिल की आवाज़ पर रमला के कदम रुके। घर के तमाम मुलाजमीन शेरदिल से वफ़ादार थे, उसे हर छोटी खबर से बाखबर रखते थे। हानिया से मिलने गई थी। फ़हीम की डेथ के बाद बहुत फ़िक्र रहने लगी है मुझे उसकी। रमला अफसुर्दगी से शेरदिल को बताने लगी। शेरदिल को ये मालूम था हानिया रमला के पहले शौहर फ़हीम की बेटी का नाम है, जिसे ना तो उसने पहले कभी देखा था, ना उसे देखने का तजस्सुस हुआ। फ़हीम की मौत की खबर सुनकर वो एक पल के लिए खामोश हुआ। फिर रमला के उदास होने की वजह शेरदिल के दिमाग में आई थी। अगर आप अपनी बेटी के अकेले हो जाने पर परेशान हैं तो बेशक उसे यहाँ अपने पास बुलाएं। शेरदिल को रमला की परेशानी का यही हल समझ में आया। तभी वो उसको मशवरा देता हुआ बोला, जिस पर रमला अफसुर्दगी से मुस्कुराई। तुम्हारा गम और मेरा गम मिलता जुलता ही है शेर। जिसको तुमने बर्बाद किया उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल, तुम्हारे वजूद में सरायत कर गई। तुम तड़प रहे हो मगर वो तुम्हें दरकार नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने भी हानिया को पैदा किया, वो मेरे वजूद का ही हिस्सा थी। मैंने दुनिया की चकाचौंध के आगे उसे तब नज़रअंदाज किया जब उसे मेरी ज़रूरत थी। अब उसके लिए मेरा दिल तड़पता है, मगर वो मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं। दुनिया में अकेले रहने के बावजूद में मेरे पास आना तो दूर की बात, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। रमला नम आँखों और बराए लहजे में बोलती शेरदिल के कमरे से निकल गई थी। इतवार की शाम आकर गुजर चुकी थी, मगर उसे मौका ही नहीं मिल सका कि वह दानियाल से रब्ता कर सके। मिलना तो काफ़ी दूर की बात थी, न जाने कि उसे महसूस हो रहा था या फिर सच था। दिलावर ने उस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। मॉल वाले किस्से के बाद से जैसे दिलावर उसके हर अमल पर चौकन्ना रहता था, इसलिए उसे दिलावर से मज़ीद चिढ़ हो चुकी थी। आज उसे रमला का मोबाइल हासिल हुआ जिससे उसने चोरी छुपे दानियाल को कॉल मिलाई थी। दानियाल मिशी पर शदीद गुस्सा था। वो दिलावर को गालियाँ देने के साथ साथ उसे भी बेवफा कह रहा था, क्योंकि वो 2 दिन गुजर चुके थे और मिशी उससे मिलने नहीं आई थी। दानियाल मिशी को साफ लफ्ज़ों में कह चुका था कि अगर वो बाकी की ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है तो किसी भी तरह आज रात चोरी से उसके पास आ जाए। उसके साथ अपने पेरेंट्स और दोस्तों के सामने निकाह करने के बाद उसको बाहिफाजत तरीके से वापस घर पहुंचा देगा। दानियाल ने मिशी को ये बात भी बावर करवाई थी कि जिस तरह की पाबंदी उसके घर वालों ने उस पर लगाई है, चोरी छुपे निकाह करना ही उसका वाहद हल है। उसके घर वाले उसकी शादी दानियाल से कभी नहीं करेंगे। बेजा पाबंदियों से परेशान होकर मिशी को भी दानियाल की बात सच लग रही थी, इसलिए सबके सोने के बाद वो घर से बाहर निकलकर दानियाल के दिए गए ड्रेस पर पहुंचने वाली थी। एक बार उसका और दानियाल का निकाह हो जाता तो फिर सब ठीक हो जाता। रात का दूसरा पहर था। दिलावर की आंख खुली। उसका जहन ना सिर्फ शेरदिल की वजह से बल्कि मिशी की वजह से भी खासा परेशान था। यही वजह थी कि अपने बाबा साईं के बुलाने पर भी उनके पास गाँव नहीं गया था। दानियाल के बारे में उसने तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली थी। ना तो इस लड़के की सोहबत ठीक थी, ना उसके अज़ाइम ठीक थे। वो मालदार घराने की लड़कियों को ब्लू फिल्म्स बनाकर उन लड़कियों को और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करता था। ये सारी मालूमात उसने अभी तक शेरदिल को नहीं बताई थी। ना ही उसने शेरदिल को मिशी की मॉल वाली हरकत के बारे में घर आकर बताया था, क्योंकि शेरदिल पहले ही परेशान था। दिलावर उसको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन दिलावर को मिशी की फ़िक्र होने लगी थी। उसे अपने लिए जिस शख्स का इंतखाब किया था वह शख्स उसके लिए ज़रा ठीक नहीं था। दिलावर ये सारी बातें अगर मिशी को बता देता तो मिशी उसकी बातों पर कभी भी यकीन ना करती। रात के इस पहर दिलावर के कमरे का दरवाज़ा बजा तो दिलावर ने हैरत से घड़ी में टाइम देखा और कमरे का दरवाज़ा खोलने बेड से उठा था। आप इस वक्त सब खैरियत है? दिलावर खोलते ही रमला का परेशान चेहरा सामने देखकर हैरत ज़दा होकर उससे पूछने लगा था। कुछ खैरियत नहीं है, मिशी अपने कमरे में मौजूद नहीं है दिलावर। वो मालूम नहीं कहाँ चली गई। इतनी रात को मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। रमला परेशानी के आलम में दिलावर से बोली तो दिलावर को ये बात सुनकर ज़ोरदार झटका लगा था। क्या कर रहा है? चेहरे से कैमरा हटा, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को फोकस कर ढंग से। दानियाल कुनान को घुरकता हुआ बोला, जो बेड पर बिना लिबास पे होश लेटी हुई मिशी की वीडियो बना रहा था। यार तो बड़ा ही रूखा फीका बंदा है। यहाँ मुकम्मल हुसन ऐसे खुला पड़ा है और तो मुझसे वीडियो बनाने का बोल रहा है। भाई ये वीडियो शीडियो तो ही बना, मुझे इस हुसन को ज़रा करीब से छू कर देखने दे। कुनान कैमरा दानियाल को पकड़ाता हुआ मिशी के बेहोश वजूद की तरफ नदीदापन से लपकने वाला था। तभी उसको दानियाल ने रोका था। दिमाग ख़राब हो गया तेरा? पहले इसकी वीडियो ढंग से बना, जब ये वीडियो वायरल होगी तब माल कमा सकेंगे, मगर इससे पहले इस साली की यही वीडियो दिखाकर होश में इसके साथ, वरना ऐसे कहाँ मज़ा आएगा। दानियाल मिशी के बेहोश वजूद को देखते हुए उसका मजाक उड़ाकर बोला। तभी उसे महसूस हुआ घर के अंदर कोई दाखिल हुआ है। ये आवाज़ कैसी है? क्या तूने और भी किसी को बुलाया? कुनान खुद भी जूतों की आवाज़ पर चौकन्ना हुआ दानियाल से पूछने लगा था।
यहाँ कोई पार्टी चल रही है जो मैं किसी को बुलाऊंगा? चल आकर मेरे साथ देख कौन आया है। दानियाल बोलता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे कुनान भी पहुंचा, मगर अचानक ही हॉल में दिलावर दानियाल पर बुरी तरह झपट पड़ा था। कहाँ है वो? बता, खबीस इंसान, क्या किया है तूने उसके साथ? बता मुझे, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा, खून कर दूंगा तेरा। बोल। दानियाल को देखते ही दिलावर के सर पर खून सवार हो गया था। वो दानियाल को बुरी तरह पीटने लगा, जबकि दूसरे पुलिस एहलकार ने कुनान को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही दानियाल को दिलावर के शिकंजे से छुड़वाने लगे, जो दानियाल का सर फाड़कर खून निकाल चुका था, मगर अभी भी उसको मुसलसल लातों और मुक्के से मारे जा रहा था। पुलिस ने मुश्किलों से दानियाल को दिलावर के शिकंजे से आज़ाद करवाया था। बता, तेरे बाकी के साथी कहाँ हैं? कमरे में? और कौन कौन मौजूद है? इंस्पेक्टर दानियाल को गिरेबान से पकड़कर उसके बाकी साथियों के बारे में पूछने लगा था। कमरे में दूसरा और कोई नहीं, सिर्फ वो लड़की है। अभी उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की, बस सिर्फ वीडियो ही बनाई है ताकि उसको ब्लैकमेल कर सकें। दानियाल पुलिस की हिरासत में खौफजदा होकर जल्दी से इन लोगों को बताने लगा था। आज मैं तुझे सच में मार डालूंगा बेगैरत इंसान। वो इज्जतदार शरीफ लड़की है, तूने सोचा भी कैसे उसके साथ ये गंदा काम करने का? दानियाल की बात सुनकर दिलावर ने गुस्से में एक मरतबा फिर उसको मारना शुरू कर दिया था। कसम खा रहा हूँ, उसे अभी तक छुआ नहीं। दिलावर की मार से वो बुरी तरह डर चुका था। कपड़े से अपने सर का खून रोकता हुआ कस्में खाने लगा था। और सर जी, आप ताउन करें, यूँ बार बार इसको ना मारें, हम बाद में इसको अच्छे से देख लेंगे। ओए, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर कमरे में उस बीबी को यहाँ लेकर आओ। उनमें से एक ने बयान लिया, उनसे भी बयान लिया जाएगा, तब आगे कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दो पुलिस वाले कमरे का रुख किया था। रुको, कमरे में कोई दूसरा नहीं जाएगा। दानियाल की बात सुनकर दिलावर का दिमाग बुरी तरह चकरा गया था। वो बेसाख्ता बुलंद आवाज़ में बोला। पुलिस जानती थी दिलावर शेरदिल का ख़ास आदमी है और ये मामला शेरदिल की बहन का था, इसीलिए दिलावर की बात पर कमरे में जाता हवालदार वहीं रुक गया था। तभी दिलावर के मोबाइल पर शेरदिल की कॉल आने लगी थी। दिलावर, मिशी कहाँ है? मुझे जल्दी सारी तफसील बताओ। दिलावर के मोबाइल कान से लगाते ही उसे शेरदिल की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह नींद से बेदार हो गया था या फिर रमला ने उसको जगाकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मालिक, जो एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप जल्दी से वहाँ पहुँचें। पर थोड़ा मामला मैंने संभाल लिया, बाकी आपको ही संभालना है यहाँ आकर। दिलावर ने शेरदिल को यहाँ का एड्रेस देकर उसे बुला लिया था, क्योंकि उसकी बहन की इज्जत का मामला था। इन लोगों ने मिशी को गलत वीडियो बनाई थी, तो इस मामले को बाहर निकलने या वीडियो को आगे जाने से शेरदिल ही रोक सकता था। वो शेरदिल से बात करके मिशी के ख्याल से खुद कमरे में आया था। न जाने वो किस हालत में थी। शायद वो डरी सहमी सिमटी सी वो उसे रोती हुई कमरे में नजर आई, लेकिन बेड पर मिशी के अरियां वजूद को देखकर दिलावर के सर पर जैसे घर की छत आ गिरी थी। आज सिर्फ शेरदिल की इज्जत ही नीलाम नहीं होने वाली थी, बल्कि उसकी मोहब्बत को भी रोनने की कोशिश की गई थी। वो शिद्दत ज़ब्त से चेहरे का रुख दूसरी जान करके कमरे का दरवाज़ा बंद करता बेड तक पहुंचा। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बावजूद उसे मिशी के कपड़े कहीं नजर नहीं आए। वो शर्मिंदगी से सूख चेहरा लिए कांपते हाथों से बेडशीट से मिशी के वजूद को डांपने लगा। उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो मिशी के बेहोश वजूद को इस हालत में बाहर ले जाता। मिशी का चेहरा देखकर एक आंसू उसकी आंख से गिरा। आज इस लड़की ने उसका दिल बुरी तरह जख्मी किया था। थोड़ी देर बाद जब बाहर से आने वाली आवाज़ें थमीं, दिलावर को महसूस हुआ पुलिस दानियाल और किनान को बाहर ले जाकर पुलिस वैन में बिठा चुकी है। तब उसने मिशी को उसी बेडशीट में लिपेटते हुए अपने बाजू में उठाया और कमरे से बाहर निकलकर उसको अपनी गाड़ी तक लाया। उस वक्त तक शेरदिल भी वहाँ पहुँच चुका था। वो खौफ और सदमे से दिलावर को देखने लगा, जो मिशी के बेहोश वजूद को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा रहा था। बीबी, ठीक है मालिक, मैं सही वक्त पर पहुँच गया था। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, इज्जत बचा ली ऊपर वाले ने। आप बाकी का काम देख लें, मैंने घर लेकर जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर बीबी से बयान लेने का बोल रहा था। वो इस वक्त होश में नहीं है, आगे जो करना है वो आप देख लीजिएगा। इस वक्त शेरदिल का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसके अंदर मौजूद सारा खून खुश्क हो गया। दिलावर खुद को संभाल कर शेरदिल को तसल्ली देता हुआ बोला। ये भी सच था, दिलावर जानता था बाकी का काम अब शेरदिल को संभालना है और वो अच्छे तरीके से सब संभाल भी लेगा। शेरदिल की इतनी पहुंच थी कि उसकी बहन की गलत वीडियो कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए दिलावर खुद मिशी को लेकर वहाँ से रवाना हो गया था। सुबह जब मिशी को होश आया तब उसे रमला से मालूम हुआ कि कल रात कैसे वो अपने घर की बुनियादें बुरी तरह हिला चुकी थी, कैसे वो खुद की और अपने भाई की इज्जत को मिट्टी तले रौंद चुकी थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन शेरदिल अभी तक घर वापस नहीं आया था। मगर रमला ने मिशी को ये ज़रूर बताया था कि दिलावर ने ही उसको दानियाल जैसे नीच और घटिया इंसान के शर से बचाया, और जिस हालत में दिलावर उसको घर लाया था, रमला की ज़ुबानी सारी बातें सुनकर वो ज़मीन में गिरती चली गई। जब से वो होश में आई थी, मुसलसल रोई जा रही थी। उसने दानियाल को क्या समझा था और दानियाल ने इसके साथ क्या करना चाहा। वो अपने कमरे में कॉटन के काले कमीज़ शलवार में बड़ी सी काली चादर से खुद को लपेटे बैठी थी। तभी हॉल का दरवाज़ा खुला। कदमों की छाप से उसे अंदाज़ा हो गया कि शेरदिल घर आ चुका था। रमला अपने कमरे से जबकि दिलावर अपने कमरे से निकलकर दोनों ही शेरदिल की जानब बढ़े थे।
शेरदिल मेरी बात सुनो बेटा। रमला शेरदिल को बाजू से पकड़ती उसको पुकारती हुई बोली, क्योंकि इस वक्त शेरदिल के चेहरे के तासुरात काफ़ी सख्त और पथरीले थे। मगर वो बिना कुछ बोले रमला से अपना बाजू छुड़वाकर तेज़ी से अपने कमरे की जानब बढ़ गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। दिलावर वो गुस्से में कुछ गलत ना कर ले अपने साथ, खुदारा जल्दी से दरवाज़ा खोलो इसके कमरे का। रमला दिलावर को देखकर घबराती हुई बोली। दिलावर फ़ौरन ही कमरे की डुप्लीकेट चाबी ले आया था। मालिक मालिक नहीं। दिलावर शेरदिल के कमरे में पहुंचकर तेज़ी से उसकी जानब बढ़ा था। शेर, ये क्या कर रहे हो? रमला की घबराती आवाज़ पर मिशी परेशान होकर अपने कमरे से भागती हुई शेरदिल के कमरे में आई, जहाँ का मंजर देखकर वो दरवाजे पर खड़ी शर्मिंदगी के मारे रोने लगी थी। दिलावर ने सख्ती से शेरदिल का हाथ पकड़ा हुआ था जिसमें पिस्तौल थी। वो मुश्किल से ही शेरदिल की कनपटी से पिस्टल हटाने में कामयाब हुआ था। शेर, खुदारा ऐसा मत करना। रमला रोती हुई मिन्नतें करके शेरदिल का बाजू पकड़े उससे बोल रही थी, जो किसी की बात नहीं सुन रहा था। खुदा का वास्ता है मालिक, आपको छोड़ दें पिस्तौल। शेरदिल के हाथ की गिरफ्त पिस्तौल पर इतनी मजबूत थी कि दिलावर के उसके हाथ से पिस्तौल लेने के चक्कर में अचानक गोली चल गई। एकदम गोली चलने पर रमला के साथ डर के मारे मिशी भी बेसाख्ता ही चीखी। वहीं शेरदिल एक पल के लिए साकित हुआ। दिलावर ने जैसे उसके हाथ में पिस्तौल काबू कर ली और शुक्र अदा किया। गोली छत पर लगी थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। शेरदिल की नजरें अब दरवाजे पर खड़ी मिशी पर थी। वो गुस्से में दिलावर और रमला को दूर हटाता हुआ मिशी की जानब बढ़ा था। शेर, नहीं, इसको कुछ मत कहना, वो अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा नादम है। रमला शेरदिल का गुस्सा देखकर शेरदिल से बोलती हुई बीच में आकर मिशी की ढाल बन गई, तो शेरदिल ने गुस्से में रमला को साइड पर धकेला और ज़ोरदार तमाचा मिशी के मुंह पर मारा। फिर एक नहीं, दो, तीन, चार, चौथे तमाचे पर मिशी का सर बुरी तरह दीवार से टकराया और वो फर्श पर जा गिरी थी। मालिक, छोड़ दें बीबी को, प्लीज़ उनके साथ ऐसा सलूक ना करें। रमला वहीं खड़ी रोने लगी। मिशी का गाल बुरी तरह सूज चुका था, जबकि पेशानी और उसके होंठ से खून रिसने लगा। जब वो नीचे फर्श पर गिरी तो दिलावर ने आगे बढ़कर बहुत मुश्किल से शेरदिल को काबू करके रोका, जिस वक्त बेकाबू होकर मिशी को बख्शने के मूड में नहीं लग रहा था। मिशी ने फर्श पर बैठकर ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया था। पिस्तौल दो मुझे दिलावर। शेरदिल दिलावर के हाथ से पिस्तौल लेने की कोशिश करता हुआ गुस्से में ढाड़ा था। शेर, होश में आओ, क्या कर रहे हो? छोटी बहन है तुम्हारी, क्या हो गया तुम्हें? रमला अब की बार शेरदिल को दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ती हुई चीख कर बोली थी। क्या हो गया मुझे? ये सवाल आप अभी भी मुझसे कर रही हैं? क्या हो गया मुझे? हाँ, ये मेरी छोटी बहन इस बेशर्म ने आज मेरा सर इस तरह झुका दिया कि दिल चाह रहा है या तो अपने आप को ख़त्म कर लो या फिर इस बेहया का अपने हाथों से गला दबाकर इसको मार डालो। शेरदिल शदीद गुस्से के आलम में ज़ोर से चीखा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मिशी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो इंस्पेक्टर और उसके अमले के लोग जो कल तक सर उठाकर मेरी तरफ देखने से डरते थे, आज इन लोगों से इस बेगैरत बेहया लड़की की वीडियो लेते हुए मुझे अपना बेलबास लगा। मुझे लगा जैसे इसके कपड़े नहीं बल्कि सबके सामने मेरे कपड़े उतर गए हों। कल तक जिनसे मैं हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था, आज उनके पाँव पड़ने की कसर रह गई थी कि इसकी शर्मनाक बेलिबास वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए, सुबह के न्यूज़पेपर में या चैनल पर कोई ऐसी खबर जीनत ना बने जिसकी वजह से ज़िंदगी हम दोनों पर हराम हो जाए। आप नहीं समझ सकती, सवारा और बेशरम लड़की ने हमारा नाम मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ अभी मैं फेस करके आ रहा हूँ, अगर आप मेरी जगह होती तो जिल्लत सहने की बजाय खड़े खड़े मर जाना पसंद करती। आप मुझसे बोल रही हैं कि नादम है। अगर ये नादम होती तो मर क्यों नहीं गई अभी तक अपनी हरकत का सोच कर? शेरदिल गुस्से में रोती हुई रमला से बोलता हुआ एक बार फिर मिशी को मारने के लिए उसकी जानब बढ़ा। अब की बार दोबारा दिलावर ने शेरदिल के सामने आकर उसको रोका था। मालिक, छोड़ दीजिए बीबी को, माफ़ कर दे उन्हें प्लीज़। दिलावर शेरदिल के सामने आकर उससे दरख्वास्त करता हुआ बोला। मिशी अभी तक फर्श पर बैठी रो रही थी। शेरदिल के गुस्से से ऐसा लग रहा था आज शेरदिल या तो खुद को या मिशी की जान ले लेगा, शायद तब भी उसका गुस्सा ख़त्म होगा। दिलावर, तुमने आज तक मेरा कोई हुक्म नहीं डाला। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इस बदबख्त का गला दबाकर इसे इसी वक्त मार डालो। शायद अपने हाथों से इसकी जान लेते हुए मेरे हाथ कांप उठे, दिल लरज़ उठे, क्योंकि बहुत प्यार से पाला इसे, मगर ये काम आसानी से अंजाम दे सकते हो। मार दो इसको, क्योंकि मैं अब इसका चेहरा देखता रहूँगा तो मेरा खून खौलता रहेगा। आज इससे अपने भाई का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है, बुरी तरह तोड़ कर रख दिया इसकी इस घटिया हरकत ने मुझे। तुम ख़त्म कर डालो इसको अभी इसी वक्त, ये मेरा हुक्म है। शेरदिल के बोलने पर दिलावर पलटकर मिशी को देखने लगा, जो आंसू बहाती हुई अब दिलावर को ही देख रही थी। दिलावर मिशी को इसके कमरे में छोड़ा। उठो मिशी, जाओ अपने कमरे में, मुझे शेर से अकेले में कुछ बात करनी है। रमला के बोलने पर मिशी और दिलावर शेरदिल के कमरे से निकल गए थे। क्या इस सारे किस्से में गलती सिर्फ मिशी की है शेर? रमला के पूछने पर शेरदिल सुर्ख आंखों से उसको देखने लगा था। नहीं, मैं जान गया हूँ यह मकाफात अमल है। जो कुछ मैंने उसके साथ किया आज वही मुझ तक लौटा दिया गया है। उसे उसकी नसों में रुस्वा किया था, आज मैं सबके सामने रुस्वा हो गया। शेरदिल ने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया, मगर इस वक्त दर्द से उसका कलेजा बुरी तरह फटने को तैयार था। इसके बावजूद मेरा खून खौल रहा है। मिशी की शक्ल देखकर ये ना हो कि मैं सच में इसकी जान ले लूँ। उसे मेरी नज़रों से इस घर से दूर कर दें, तो उसे कहें वो कहीं दूर भी चली जाए,
बस आइंदा कभी मेरे सामने ना आई, मुझे अपना चेहरा ना दिखाई। शेरदिल गुस्से में रमला से बोला। किस तरह उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था, और जब तक मिशी यहाँ रहते शेरदिल के सर पर गुस्सा सवार रहता। तब रमला आराम से उसका हल सोचती हुई बोली, ठीक है, तुम आज ही मिशी का दिलावर से निकाह पढ़ो और फिर दिलावर मिशी को अपने साथ अपने गाँव ले जाएगा, तब वो तुम्हें इस घर में नज़र नहीं आएगी। रमला शेरदिल को मशवरा देती हुई बोली। बेशक मिशी की वीडियो कहीं भी वायरल नहीं हुई थी, लेकिन कल रात जो हुआ था ऐसा नहीं था कि लोगों तक उड़ते उड़ते खबर नहीं पहुंचती। उसको खुद भी अंदाज़ा था कि ऐसी खबर सुनकर उनके सर्कल में अब कोई भी इंसान मिशी को मुश्किल से ही अपनाता। मिशी को शेरदिल के अताब से बचाने के लिए रमला को यही हल नज़र आया था। आपको क्या दिलावर शक्ल से बेवकूफ़ लगता है जो ऐसी लड़की को अपनी इज्जत बनाएगा जिसने अपनी और अपने घर की इज्जत अपने पाँव तले रौंद डाली हो? देखा नहीं था आपने कि दिलावर उसे किस हालत में घर लेकर आया था? अगर आपके कहने पर वो मिशी से निकाह कर भी लेता है तो बाद में वो उसके साथ वही करेगा जो आज मैं करने का सोच रहा हूँ। वो शरीफ मर्द इस लड़की को इज्जत नहीं दे सकता जिससे अपनी बेवकूफ़ी के हाथों अपने घर वालों की नाक कटवाने में कोई कसर ना छोड़ी हो। शेरदिल के बोलने पर रमला फ़ौरन बोली थी, शेरदिल ऐसा कुछ नहीं है। मिशी के साथ वो इस वक्त खुशी खुशी ना सही मगर मिशी को अपनी इज्जत ज़रूर बना लेगा और आगे भी उसे खुश रखेगा। रमला की बात पर शेरदिल उसे खामोशी से देखने लगा। रमला उसे ये नहीं बता सकी थी कि वो दिलावर की आंखों में बहुत पहले ही मिशी के लिए मोहब्बत देख चुकी थी। शेर, मैंने एक उम्र गुजारी है, मेरा कुछ तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर ये मैं बात तुमसे बोल रही हूँ। रमला के बोलने पर शेरदिल फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर पाया, इसीलिए उसी को इख्तियार देता हुआ बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जितना इस बात को सोचूंगा शायद मेरा दिमाग फट जाएगा। आपको जो मुनासिब लग रहा है आप वो करें। शेरदिल थके हुए अंदाज में बोलने के साथ अपने कमरे की खिड़की के पर्दे बराबर करता हुआ कमरे में अंधेरा करके बैठ गया तो रमला कमरे से बाहर आ गई थी। दिलावर रुको प्लीज़। दिलावर शेरदिल के कमरे से निकलकर दिलावर अपने कमरे में जाने लगा। तभी मिशी के बेसाख्ता पुकारने पर दिलावर के कदम थमे। वो पलटकर मिशी के पास आया और मिशी का झुका हुआ सर देखने लगा। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब सर दिलावर ने नहीं बल्कि मिशी ने उसके सामने झुकाया था। दिलावर, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी कि मिशी उसे नज़रें मिलाए बगैर बोली। उसको समझ नहीं आया वो आगे क्या बोले। उसे कैसे बताए कि उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जिसके साथ उसके लिए मौत का सोचना आसान हो जाता, मगर जो कुछ हो चुका था वो भी तो कम ना था। इसे अपना जुमला अधूरा छोड़कर वो बेबसी से सर उठाकर नम आंखों के साथ दिलावर को देखने लगी। आपको लगता है कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ बचा है किसी के सामने? दिलावर मिशी को देखता हुआ संजीदा लहजे में उससे पूछने लगा। मिशी उसकी बात सुनकर तड़प गई थी। तो फिर बाई का कहा पूरा कर दो, अपने हाथों से गला दबाकर मार डालो मुझे। मिशी दिलावर के बोलने के साथ ही अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बेख्तियार रोने लगी। अब शायद सारी उम्र उसे खुद को दूसरों के सामने अपना आप पाकबाज साबित करने में गुजर जानी थी। गला ही तो नहीं दबा सकता बीबी आपका, मगर आपने काम ऐसा किया है कि सच में आपका गला दबा दिया जाए। बहुत जुल्म किया है आपने अपने भाई पर भी, खुद पर भी और दिलावर पर भी। दिलावर गुस्से में मिशी से बोलता हुआ वहाँ से जाने लगा तो रमला शेरदिल के कमरे से निकलकर इन दोनों के पास चली आई। मिशी से निकाह करोगे दिलावर? उसको अपनी इज्जत बनाना चाहोगे? रमला के सवाल पर जहाँ दिलावर सन्नाटे में आ गया वहीं मिशी अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाकर रमला को फटी फटी आंखों से देखने लगी। उसे शाइस्तगी से रमला को पुकार कर एहतजाजन रमला को देखा था। तुम खामोश रहो मिशी, एहतजाज करने का या इनकार करने का हक तुम खो चुकी हो। आज सिर्फ तुम्हारे फैसले का दिन है जो तुम्हें हर कीमत पर कबूल करना पड़ेगा, जिसकी सूरत तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिल सकती है, नहीं तो शेर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। रमला मिशी को सख्ती से टोकती हुई दोबारा खामोश खड़े दिलावर की तरफ मुतवज्जो हुई जो अभी तक बेयकीन सा रमला को देख रहा था। जवाब दो दिलावर, क्या तुम्हारा दिल तुम्हें अब भी इजाज़त देता है कि तुम अपनी मोहब्बत को बगैर हिचकिचाए अपनाओ, या खाली खाली नाम नेहाद जज्बा था तुम्हारे दिल में? बताओ दिलावर, क्या तुम अब भी मिशी को कबूल कर सकते हो? रमला के इंकशाफ पर दिलावर हैरत ज़दा सा उसे देखने लगा। इतनी बड़ी बात रमला कैसे जानती थी कि वो मिशी को पसंद करता है? उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, जबकि मिशी खामोशी से रमला को अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करते देखने लगी थी। आप कैसे जानती हैं कि मैं ऐसा बीबी के लिए अपने दिल में? दिलावर हैरत ज़दा सा थोड़ा परेशान सा रमला से पूछने लगा। ये इन बातों का वक्त नहीं है, तुम इतना बताओ कि मिशी को अपनाना चाहते हो या नहीं? रमला झंझलाकर दोबारा दिलावर से पूछने लगी। मिशी अपनी किस्मत के फैसले के इंतज़ार में खामोश कड़ी आंसू बहाई जा रही थी। मालिक, मेरा मतलब है वो कैसे गुस्से में अपनी बहन का रिश्ता मुझसे, ये सब कैसे मुमकिन है? दिलावर अजीब तसबस का शिकार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या पूछे। शेर रासिया, तुम अपनी बात करो। अगर मिशी को अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो शाम तक काजी ले आना। आज शाम में ही मिशी को तुम्हारे निकाह में दे दिया जाएगा। तुम इसे अपने साथ गाँव ले जाना, लेकिन याद रहे दिलावर, अगर दिल से इसको अपनाना है तभी इससे रिश्ता जोड़ने का सोचना। रमला के बोलने पर दिलावर एक नज़र मिशी के आंसू बहाते चेहरे पर डालकर वहाँ से चला गया था। वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, अब देख लीजिएगा। बेशक उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोशी से चला गया है, मगर वो मुझसे निकाह करने पर राज़ी हो जाएगा। मिशी रोती हुई रमला के सामने अपना खदशा जाहिर करती बोली, मैं जानती हूँ ऐसे ही करेगा और अब यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है।
रमला की बात सुनकर मिशी सदमे की कैफियत में उसको देखती हुई बोली, मैं आपकी सगी औलाद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता था आप मुझसे प्यार करती हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ मामा, वो हमारा मुलाजिम है। मिशी रोती हुई रमला से पूछने लगी थी, मैंने इस घर में तुम्हारी डोली उठने के ख्वाब देखे थे, मगर जो गुनाह तुमसे सरजद हुआ है, शेर तुम्हारा इस घर से जनाजा ना उठा दे, इसीलिए जो हो रहा है उसे अपनी सज़ा समझकर खामोशी से जहर का घूंट पी लो। रमला मिशी से बोली तो मिशी मज़ीद रोने लगी, जिसे देखकर रमला नरम पड़ने लगी। बेशक वो हानिया की सगी माँ थी, मगर उसने मिशी को भी सगी औलाद की तरह ही पाला था। मिशी को रोता देखकर वो मिशी को गले लगाती बोली, इतना मत रो मिशी, वैसे ही तुम्हें सुबह से बुखार हो रहा है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें भी अंदाज़ा है ना इस बात का कि दिलावर तुमसे मोहब्बत करता है और दिखने में भी अच्छा खासा है। देखो मिशी, तो कोई आम लड़की नहीं हो जिससे वो शादी कर रहा है। तुम शेर दिल की बहन हो, किसी आम आदमी की नहीं, शेर दिल की। जब शेर दिल की सपोर्ट दिलावर को मिल जाएगी तो अपने हालात को मज़ीद बेहतर बना लेगा और उसकी शख्सियत में मज़ीद ग्रूम आ जाएगा। इसके बावजूद अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो तुम उससे फासा बना कर रखो और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो। रमला की बात पर मिशी खामोशी से रमला का चेहरा देखने लगी, जैसे उसकी बात का मतलब जानना चाह रही हो। मेरी जान, चंद माह उसके साथ रहकर देखो, अगर तुम्हें उसकी नेचर, उसकी तबीयत समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद तुम्हारी उससे लहदगी करवा कर किसी और जगह पर शादी करवा दूंगी। लेकिन अभी ये सब फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है और इस वक्त दिलावर से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास और कोई दूसरा भी नहीं है। रमला मिशी को प्यार से बहलाती हुई निकाह के लिए आमादा करने लगी थी। दिलावर ने हमेशा की तरह मिशी के लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, मगर वो आज पिछली सीट की बजाय खुद गाड़ी की अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। दिलावर ने एक से मिशी को देखा, लंबा सांस खींचता हुआ मिशी का अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग, जो उसे चंद मिनट पहले रमला ने थमाया था, गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। रास्ता तवील था, शाम हो चुकी थी, रात तक उन्हें गाँव पहुँच जाना था। थोड़ी देर पहले इन दोनों का निकाह हुआ था, जिसमें सारा कुछ रमला ने संभाला था। उसकी रुखसती के वक्त रमला ने ही मिशी को गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी थी। शेरदिल ने ना तो मिशी के सर पर हाथ रखा था, ना ही उसे कोई दुआ दी थी। उसे निकाह में शिरकत भी रमला के कहने या दिलावर का चेहरा देखकर लगे बंदे अंदाज में की थी। मिशी की तरफ तो शेरदिल ने भी देखना गवारा नहीं किया था। अलबत्ता दिलावर से मिलकर वो अपने कमरे में जा चुका था, जहाँ शेरदिल के रवैये पर मिशी का दिल दुखा था। वहीं गाड़ी स्टार्ट होने पर मिशी अपनी किस्मत पर आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी। दिलावर ने ड्राइविंग करते वक्त मिशी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, मगर जानता था इस वक्त वो उसके बराबर में बैठी बेआवाज़ अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। वो हक़ और इख्तियार तुम अपनी ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते। सुना तुमने, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया भी कि तुम मिशी पर हक़ जताओ तो इससे पहले मिशी मौत को गले लगाना पसंद करेगी, समझे तुम। तफक्कुर से बोला गया इस लड़की का जुमला याद करके दिलावर अंदाज़ा लगा सकता था इस वक्त इस लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी, किस मजबूरी के आलम में इस लड़की ने उसका साथ कबूल किया होगा। अगर वो ऐसा ना करती तो आज उसका भाई उसकी जान ले लेता। आधा रास्ता तय करने के बाद गाड़ी एक जगह पर रुकी थी। रोने का मुश्किल पूरा कर लिया तो गाड़ी से उतर जाएं, कुछ खा लेते हैं। बेगम साहिबा ने बताया था कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, गाँव पहुँचते पहुँचते तो हमें रात हो जाएगी। दिलावर चंदगट्टे के बाद रास्ते में एक मामूली से ढाबे पर गाड़ी रोक तो मिशी से बोला। मिशी की भूख तो पहले ही मरी हुई थी, सामने आलीशान होटल को देखकर वो मज़ीद आबीदा हुई थी। भूख नहीं है मुझे, कुछ नहीं खाना, मौत नहीं आ जाएगी अगर नहीं खाऊंगी तो। मिशी आंसू साफ करती दिलावर से उखड़े लहजे में बोले तो दिलावर स्टीयरिंग व्हील को पकड़े गाड़ी की सीट से सर टेकता मिशी की जानिब उसका चेहरा देखने लगा था। मिशी उसकी तरफ देखने की बजाय सामने देख रही थी। मौत अगर अचानक आ जाए तो इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितना सिसक कर जीना तकलीफ़ दे अमल है। आपके सिसकने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है बीबी, इसलिए ज़िद मत करें और कुछ खा लें। वैसे भी ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी होता है। भले जब पेट भर जाए तो अपनी किस्मत पर दोबारा आंसू बहाने बैठ जाइएगा। फ़िलहाल गाड़ी से नीचे उतरें। दिलावर उस पर गहरा तंज करता हुआ खुद गाड़ी से उतरा और मिशी की जानिब आया। उसे मिशी की तरफ का दरवाज़ा खोला। मैंने तुमसे बोला कुछ नहीं खाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, यू इडियट। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलने पर मिशी गुस्से में दबी हुई आवाज़ में बोली, जिस पर दिलावर के चेहरे पर अचानक सख्त से तासुरात नुमाया हुए थे। मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आपकी बदतमीज़ी को अब खामोशी से बर्दाश्त करूँगा। ये बात आप खुद याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना अगली बार इतने आराम से मैं आपको नहीं समझाऊँगा कि अब से आपसे मेरा क्या रिश्ता है। उतरिए गाड़ी से। दिलावर उसकी हरदर्मी को खातिर में लाए बगैर अब की बार मुकम्मल इस्तेहाक से बोला तो मिशी भी जान गई अब उसकी सिद्ध हरदर्मी या अकड़ पहले की तरह काम नहीं आने वाली थी। दिलावर का उसकी आंखों में आंखें डालकर हुक्म देना और हक जताने वाला अंदाज उसे बहुत कुछ बावर करवा चुका था। इसलिए बिना कुछ बोले वो खामोशी से गाड़ी से बाहर निकली। कोई आम दिन होता दिलावर को उसको खाने के लिए नहीं बोलना पड़ता, बल्कि वो खुद दिलावर से गाड़ी रुकवा कर उसे खाने का ऑर्डर देती। मगर अब वो वक्त गुजर चुका था। मैंने कभी पहले ऐसी जगह बैठकर खाना नहीं खाया, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मिशी इस जगह को देखकर बोली जहाँ धूल उड़ती खुला मैदान टाइप की जगह पर प्लास्टिक की मामूली सी मेज़ और कुर्सियाँ मौजूद थी, जिन पर गिने चुने मामूली से नज़र आने वाले लोग बैठे थे।
आपकी जिस हरकत पर निकाह के 2 बोल पड़वाकर आपके घर वालों ने आपको मेरे साथ रुखसत कर दिया, वो हरकत किसी शरीफ लड़के का स्टैंडर्ड ज़ाहिर नहीं करती बीबी। ये बात आपके घर वाले भी अच्छी तरह जानते थे और अब आपको भी अच्छी तरह समझना होगी। दिलावर का बोला हुआ जुमला मिशी को अपने मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं लगा था। वो बुलबुला उठी और दिलावर को देखने लगी, जो बिना आंखें या सर झुकाए उसी को देख रहा था। मेरे सामने अगली बार स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपको खुद पछताना पड़ेगा मुझसे निकाह करके। अब आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव आना चाहिए और तबीयत में भी, क्योंकि अब आप शेर दिल की बहन नहीं बल्कि दिलावर की बीवी हैं और ये बात अब आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है। दिलावर मिशी को बोलता हुआ आगे की जानब बढ़ा। मिशी अपने आंसू पीती हुई उसके पीछे जाने लगी थी। खाइन साहिब, आपके गरीब खाने का सबसे महंगा खाना 1 प्लेट और 1 प्लेट दाल चावल ले आइएगा, और हाँ, 1 मिनरल वाटर की बोतल भी साथ ले आइएगा। क्या है ना, नाजुक लोग किसी बड़ी तब्दीली को जल्द कबूल नहीं कर पाते। आखिर आदतें बदलते बदले ही तो बदलेंगी। मिशी के कुर्सी पर बैठने पर दिलावर पास खड़े वेटर से बोला तो मिशी ने एक ज़ख्मी नज़र दिलावर के चेहरे पर डाली, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, बल्कि मामूली से स्टील के जग में से अपने लिए एक गिलास में पानी निकाल रहा था। मिशी को एक मरतबा फिर अपनी किस्मत पर रोने आने लगा। बिरयानी की प्लेट में चमचा हिलाती वो साथ ही आंसू बहा रही थी, जबकि साथ बैठा दिलावर हाथ से निवाला बनाकर दाल चावल खाने में मसरूफ़ था, क्योंकि आज सुबह से खाने का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया था। इस तरह आंसू बहाकर आप मुझे यहाँ मौजूद दूसरे लोगों की नज़रों में मशकूक कर रही हैं। रोना बंद कीजिए और खाना खाइए। दिलावर के सख्त अंदाज में बोलने पर वो चमचे में चावलों को भरकर हलक से नीचे उतारने लगी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने घर के किसी मुलाजिम के साथ बैठकर खाना खाया। मुलाजिम भी वो जब उसका शौहर बन चुका था। वो आंसू पीती हुई खामोशी से खाना खाने लगी थी। ये गोली खा ले, बुखार की शिद्दत पे कमी आ जाएगी इससे। मिशी वापस गाड़ी में बैठी तो दिलावर पानी की बोतल के साथ मेडिसिन उसकी जाना बढ़ाता हुआ बोला। सुबह का चढ़ा हुआ बुखार अब शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो इस बुखार में बुरी तरह जल रही थी। इस बात का अंदाज़ा दिलावर ने उसके सते हुए चेहरे से लगा लिया था, जबकि दूसरी तरफ मिशी दिलावर के हाथ से मेडिसिन लेने के बजाय खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी, कभी नर्म कभी गर्म। दिलावर का अजीब सा रवैया, शायद वो खुद समझ नहीं पा रहा था इस वक्त मिशी को कैसे ट्रीट करे। ऐसे क्या देख रही हैं, ये पिस्तौल की गोली नहीं, पैनाडोल की गोली है। इंसान को दर्द देती नहीं बल्कि दर्द का इलाज करती है। आपके भाई जितना संगदिली का मुजाहरा नहीं कर सकता दिलावर आपके साथ। इसे खा लें, बुखार में कमी आएगी। दिलावर मिशी का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर 2 गोलियां रखने के बाद उसकी गोद में पानी की बोतल रखता हुआ बोला और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई थी, जिसका असर साइल करने के लिए दिलावर ने CD प्लेयर ऑन कर दिया था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। ना कोई है ना कोई था ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। सिंगर की आवाज़ सुनकर मिशी डुबडुबाई आंखों से दिलावर को देखने लगी तो दिलावर ने फ़ौरन ही CD प्लेयर बंद कर दिया, जिसके बाद मिशी अपना चेहरा छुपाकर एक मरतबा फिर रोने लगी थी। दिलावर दोनों होंठ आपस में बीचता हुआ ज़ब्त करके खामोशी से ड्राइविंग करने लगा था। महरीन, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो यार? महरीन गुस्से में नाइटी के ऊपर गाउन लेती हुई बेडरूम से निकली तो हसाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बेखुदी के आलम में अपना काम बिगाड़ चुका था, इसलिए महरीन के पीछे आता हुआ उससे बोला था, महरीन मेरी बात सुन लो, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था, तुम गलत समझ रही हो मुझे। हसाम महरीन को बाजू से पकड़ कर रोकता हुआ बोला तो महरीन ने हसाम का हाथ अपने बाजू से दूर झटका था। तुम्हारा जो मतलब था मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुमने इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, मगर दिमाग से नहीं निकल पाई। जब भी उसकी यादों में खोई रहती हो। मेरे करीब आकर तुम उसी को पुकार रहे थे। मैं महरीन हूँ हसाम, हानिया नहीं। महरीन गुस्से में आकर हसाम पर चिखी। हसाम उसके इतने करीब, उसके वजूद में गुम, उसे हानिया कहकर पुकार रहा था। भलाई बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? देखो मेरी जान, वो अब मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। अगर मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग होती तो क्या मैं उसको डाइवोर्स देता? ऐसा नहीं है जान, मैं उसको नहीं सोचता। मैं तो अपने नए बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचता रहता हूँ, जहाँ मैं इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और अब भी सीरियसली मालूम नहीं कैसे मेरे मुंह से उसका नाम निकला। मोहब्बत तुम हो मेरी। हसाम उसे बाहों में लेकर बहलाता हुआ बोला। शुक्र था कि वो बहल चुकी थी, वरना हसाम के लिए अलग मसला खड़ा हो जाता। खाओ मेरे सर की कसम, तुम्हारे दिल में सिर्फ महरीन है, हानिया कहीं भी नहीं। महरीन हसाम की बाहों में उससे बोली थी। सर की नहीं, तुम्हारी जान की कसम मेरी जान, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मौजूद हो। वो इसी तरह बहल सकती थी और हसाम का यकीन कर सकती थी। इसलिए महरीन की झूठी कसम खाने में उसे भला क्या कबाहत हो सकती थी। लेकिन वो अपने दिल की कैफियत पर खुद परेशान था। न जाने क्यों उसको ऐसे वक्त में हानिया की याद आ गई थी। रात के 12:30 बजे गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। घर पहुंचते पहुंचते 1:15 का टाइम हो चुका था। काफ़ी देर से ड्राइविंग करते करते वो खुद भी थक चुका था, जबकि मिशी गाड़ी में ही सो चुकी थी। घर आ गया, दिलावर मिशी को जगाने की कर से बोला, मगर मिशी यूं ही आंखें बंद किए गाड़ी की सीट पर बैठी रही। और इस तरह वो कितनी मासूम लग रही थी। दिलावर चंद सेकंड तक उसको खामोशी से देखता, उसके जागने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ सोचकर दिलावर ने मिशी का माथा छुआ
मिशी को छूते वक्त अपनी मलकियत का तसल्ली बख्श एहसास दिलावर के अंदर आया था, मगर मिशी को छूने से एहसास हुआ बुखारत की हरारत अब भी उसके अंदर मौजूद थी। मिशी उठे घर आ गया, अंदर चलकर आराम कर ली। अब की बार दिलावर ज़रा ऊंचा बोला। मिशी आंखें खोलते ही दिलावर को देखने लगी। शायद अभी दिलावर ने उसे बीबी की बजाय उसके नाम से पुकारा था। अंदर चले, दिलावर उसको बोलता हुआ गाड़ी से उतरा तो मिशी भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सामने मौजूद दिलावर के घर को देखने लगी। दिलावर ने मिशी का बैग गाड़ी से निकालते हुए मिशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे बुखार था और वो अभी कच्ची नींद से बेदार हुई थी, शायद चल ना पाती। मैं खुद चल सकती हूँ। मिशी दिलावर के घर को देखने के बाद उसके बड़े हुए हाथ को देखकर बोली तो दिलावर ने मुट्ठी बंद करके अपना हाथ नीचे गिरा लिया और खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ। रात होने की वजह से उसके बाबा साईं और ज़रिश सो चुके थे। वो मिशी को अपने कमरे में ले आया। मिशी कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसके कमरे का जायज़ा लेने लगी। यहाँ आने से पहला जैसे उसने तसव्वुर किया था, ना तो उसका घर बहुत ज़्यादा छोटा था, ना ही ये कमरा छोटा था। कुशादा खुला कमरा रंगो रोगन हुआ था। अलबत्ता वहाँ मौजूद तमाम फर्नीचर बिल्कुल आम सा और सादा तर्ज का, शायद पुराना भी था। आपके म्यार के मुताबिक ना तो मेरा घर है, ना मेरा कमरा, ना आपका ये शौहर आपके आला स्टैंडर्ड से मैच करता है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये सब मुझ समेत अब कबूल करना पड़ेगा, चाहे आप रो धो कर करें या मजबूरी में करें या फिर खुशी खुशी। दिलावर मिशी के कमरे का जायज़ा लेना नोट कर चुका था। बोलने के साथ ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिलावर की बात पर मिशी के हलक में आंसुओं का गोला अटका, मगर वो खामोशी से उसको देखने लगी जो चलता हुआ मिशी के पास आया था। मिशी के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिशी कोशिश के बावजूद अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकी। दिलावर ने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया था। अपनी मोहब्बत को पाकर हर इंसान खुद को खुश नसीब तस्वुर करता है, मगर मेरे साथ ऐसा मामला नहीं है। जानती हैं क्यों? दिलावर मिशी से बोलता हुआ उसको बेड पर बिठा चुका था। मिशी बगैर कोई हरकत किए किसी रिबोट की तरह दिलावर के बिठाने पर बेड पर बैठ गई थी, क्योंकि हर गैरतमंद मर्द की तरह मेरा अपना भी एक म्यार है। बीबी, बेशक मैं गरीब इंसान सही, मगर अपने लिए शरीक हयात का तस्वुर मैंने एक ऐसी शरीफ लड़की का किया था जो बेदाग हो, अनछुई हो। दिलावर के मुंह से लफ्ज़ सुनकर किसी चाबक से कम नहीं लगे थे। मिशी उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर तड़प उठी थी और बेड से उठकर एकदम खड़ी हुई थी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं पहले की तरह अनछुई और बेदाग हूँ। मुझे वहाँ पर किसी ने दागदार नहीं किया, ना ही मेरे साथ वैसा कुछ हुआ। और अगर तुम्हें इस बात को लेकर शक है तो फिर तुमने ये रिश्ता जोड़ा है क्यों मुझसे? मिशी तकलीफ से चीखती हुई बोली तो दिलावर ने उंगली उठाकर उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोका था। आवाज़ नीची रखें। इस घर में मेरा बूढ़ा बाप और कुंवारी बहन रहती है। अगर उनके कान में आपके मुंह से निकली हुई बातें पड़ गई तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम गरीब ज़रूर हैं, मगर इज़्ज़तदार लोग हैं। बेदाग, अनछुई। जानती हैं वहाँ आपको किस हालत में अपने साथ लेकर वापस आया था? दिलावर ने बोलते हुए सख्ती से उसको दोनों बाजों से पकड़ा तो तकलीफ से मिशी के आंसू निकल पड़े। उस शर्मिंदगी से एक बार फिर दिलावर के सामने अपना सर झुका गई थी। जिस तरह इस वक्त इन कपड़ों ने आपके तन को ढका हुआ, उस वक्त कपड़ा तो दूर की बात, कपड़ों की कुतरन तक मौजूद नहीं थी आपके जिस्म पर। और जिस किसी ने आपको बेलबास किया था उसने किन नज़रों से आपको देखा होगा, छुआ होगा, क्या क्या तबसरे किए होंगे इन लोगों ने आपके बारे में। ये सोच आते ही दिल करता है या तो उन लोगों का या फिर खुद अपने आप को ख़त्म कर डालूं। बेदाग, अनछुई। हाँ, दिलावर गुस्से में गर्राता हुआ मिशी को बाजुओं को झटक कर उसे बिस्तर पर धकेल चुका था। आप बोल रही हैं आपके साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसी के होने की कसर रह गई है, और भी हो जाता अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो। दिलावर गुस्से से बोलता हुआ सख्ती से लब मींच गया, जबकि मिशी दिलावर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज़मीन में गड़ चुकी थी। तो फिर मार डालो ना मुझे, जान क्यों नहीं ले लेते अपने हाथों से मेरी? मिशी बेड से उठकर रोती हुई बोली। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सुबह से वक्फे वक्फे से ऐसे ही रोए जा रही थी। बस यहीं आकर तो मजबूर हो जाता हूँ, अपने इन हाथों से मार ही तो नहीं सकता आपको। दिलावर बोलता हुआ बेड से तकिया उठाकर अलमारी से अपनी चादर निकालने लगा था। तो फिर अपने लफ्ज़ों की मार से भी घायल मत करो मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलावर, मिशी बेड पर ऊंधे मुंह लेटकर रोती हुई बोली। दिलावर अपने लिए फर्श पर चादर बिछा रहा था। उसके हाथों की हरकत मिशी के जुमले से वहीं थम गई थी। उसका अपना गुस्सा भी तो शेर दिल की तरह किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तभी वो बात बात पर आज मिशी को अपने लफ्ज़ों की मार से घायल कर रहा था। जब दिलावर को अपने रवैये का एहसास हुआ तो वह चलता हुआ मिशी के पास आया। मिशी बेड पर ऊंधे मुँह आड़ी तिरछी लेटी थी। चले उठे और सही से लेट जाइए। यहाँ आने से पहले बाबा साईं और ज़रिश को हमारे निकाह का बता दिया था मैंने। सुबह इन दोनों से आपका तारुफ करवा दूंगा। दिलावर बेड के सामने खड़ा आपके बार मिशी से नरमी से बोला था, मगर वो रोना छोड़कर वैसे ही बेड पर लेटी रही। दिलावर ने झुककर मिशी को सीधा किया। वो आंखें बंद किए बेसूद पड़ी हुई थी। मिशी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलें प्लीज़। दिलावर मिशी के चेहरे पर झुककर उसका गाल थपथपाता हुआ बोला। तब उसे एहसास हुआ बुखार, टेंशन और सफ़र की थकन की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर दिलावर का गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। दिलावर को उस पर तरस आने लगा। थोड़ा अपने रवैये का भी एहसास हुआ कि रात से अब तक वो कितना कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। दिलावर उसका दुपट्टा साइड में रखता हुआ उसे बेड पर सीधा करके लिटाने के बाद मिशी पर चादर डालता हुआ खुद भी ज़मीन पर बिछी चादर पर लेट गया था।
सुबह की रोशनी फैलते ही दिलावर की आंख खुली। आंख खुलते ही सबसे पहली नज़र उसके अपने बेड पर पड़ी, जहाँ मिशी बेखबर सो रही थी। मिशी पर अपनी नसें हटाकर वो उठकर बैठ गया था। सर को दाएं शोल्डर की तरफ फिर बाएं शोल्डर की तरफ ले जाता वो अपनी थकन उतारने लगा। परसों रात की जहनी थकन और कल शाम की लंबी ड्राइविंग के बाद रात को देर से सोना, वो भी फर्श पर अपने जिस्म को वो भी थकन ज़्यादा महसूस कर रहा था। मगर सख्त होने की वजह से छोटी मोटी थकन वो खातिर में नहीं लाता था। इसीलिए उठता हुआ चादर तय करके अलमारी में रखता अपने शलवार कमीज़ आरामदेह लिबास निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। शॉवर लेकर वो पहले की बनिस्बत बेहतर फेर कर रहा था। बालों में उंगलियां फेरते हुए आईने से उसकी नज़र बेड पर सोई मिशी पर पड़ी। अपने बेड पर मिशी को देखकर उसे और भी कुछ याद आया। वो आईने के साथ मौजूद दराज खोलकर एक पतले से केस में रखी खूबसूरत पायलें हाथ में लेकर देखने लगा। उसने अक्सर व पेशतर मिशी के पैरों में पाजेब देखी थी। शायद ज्वेलरी में उसको सबसे ज़्यादा यही पसंद थी, जब भी वो कसरत से ज्वेलरी के नाम पर वही पहना करती थी। एक माह पहले ना जाने तलावर के दिल में क्या समाई थी, जो एक ज्वेलरी शॉप से यह हसीन पाजेब उसने ख़रीद ली थी। जिसके बाद उदास दिल के साथ उसने यह पाजेब अपने पास रख ली, क्योंकि वह तोहफ़ा मिशी को देने का हक़ या ताल्लुक़ नहीं रखता था। लेकिन आज इन पाजेब को देखकर दिलावर को यकीन हो गया कि खुदा उसकी ज़ात पर मेहरबान था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये पाजेब खुद इस लड़की को पहनाएगा, जिसने उसके बंजर दिल की ज़मीन पर मोहब्बत बनकर अपने पंजे गाड़ दिए थे। पाजेब हाथों में लिए वो बेड की तरफ बढ़ा और बेड पर मिशी के पाँव की जानिब बैठ गया। वो अभी तक सो रही थी और आहिस्ता से उसके पाँव में पाजेब पहनाने लगा। ट्राउज़र में छलकते सफ़ेद उछले पैरों को देखकर दिलावर की नज़रें भटकती हुई मिशी के हसीन सरापे पर पड़ी। इस लड़की की खूबसूरती देखकर गुमान होता था जैसे ऊपर वाले ने उसकी तख्लीक के वक्त हुस्न की ज़्यादती इस लड़की पर कर दी हो। ये बेपनाह हुस्न रखने वाली लड़की किसी आम शख्सियत की मलकियत नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो इस हुस्न पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर चुका था। इसलिए आम आदमी वो बिल्कुल नहीं था। अपनी सोचों में खुशगुमा होकर उसे मिशी के पाँव पर मौजूद अपना हाथ आहिस्ता से सिरकाते हुए उसकी नरम पिंडलियों को छूने की कोशिश की। जज्बात एकदम ही सर उठाने लगे थे। दूसरी तरफ गहरी नींद में सोई मिशी को अपनी टांग पर उंगलियों का लम्स महसूस करके बेचैनी होने लगी थी। आँख खुलने पर अपनी टांगों के करीब बेड पर दिलावर को बैठे देखकर वो एकदम करंट खाकर उठी। जल्दी से उसने अपनी टांगें समेट कर पीछे की। आज पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि उसको दिलावर से इस कदर खौफ आया था। क्या कर रहे थे अभी तुम? अपने लहजे को हमवार करती वो दिलावर से पूछने लगी, जबकि उसकी आंखों में अभी तक खौफ मौजूद था। दिलावर उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात देखता हुआ बोला, हैरत है बीबी आप पर भी। जब दिलावर आपके लिए नामहरम था तब कभी आपको उससे खौफ नहीं आया? तब आप बेधड़क रात के वक्त उसके कमरे में आ जाती थी, और आज जब वो आपका महरम बन चुका है तो आप यूँ खौफज़दा हो रही हैं। दिलावर ने नरम लहजे में मिशी को बहुत कुछ जताया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तुम अभी क्या कर रहे थे? दिलावर के नरम लहजे को देखकर मिशी अपना एतमाद बहाल करती हुई उससे एक मरतबा फिर पूछने लगी थी, आप ये मत सोचें कि मैं क्या कर रहा था आपके साथ, बल्कि अब ये सोचें कि मैं क्या नहीं कर सकता आपके साथ। दिलावर मिशी की बात पर एतमाद से उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्योंकि अब बात हकूक़ और इख्तियारात की थी, जो वो कल शाम ने कहा कि बात हासिल कर चुका था। दिलावर के लहजे में एतमाद देखकर मिशी का एतमाद एकदम बिखरने लगा। वो परेशान होकर नीचे फर्श पर देखने लगे, जहाँ दिलावर रात को अपने सोने के लिए बिस्तर बिछा रहा था। अब वहाँ कोई चादर भी मौजूद ना थी, और दिलावर का इस बेड पर होना मिशी आगे सोचती हुई घबराई थी। तुम रात में कहाँ सोए थे? पूछते हुए मिशी के चेहरे पर घबराहट तारी हो चुकी थी। यहाँ इस बेड पर आपके साथ ही। दिलावर उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर बोला तो मिशी की आंखें एकदम फैल कर छूटी हुई। कल रात वो किस कदर गफलत की नींद सोई थी कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि वो उसके पहलू में मौजूद था। क्या सोचे जा रही हैं आप? दिलावर उसको गहरी सोच में गुम देख कर पूछने लगा था। तुमने रात को मुझे अधूरा जुमला बोलने के बाद वो खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरती जुमला मुकम्मल करने लगी। मुझे छुआ, मेरे साथ कुछ किया? वो कंफ्यूज होती दिलावर से पूछने लगी। परसों की रात बेहोशी के बावजूद वो दानियाल और कुनान की आवाज़ें सुन सकती थी। बेहोश होने के बावजूद उसके हवास मुकम्मल तौर पर नहीं सोए थे, मगर कल रात अपनी तबीयत ख़राबी और टेंशन की वजह से मुकम्मल तौर पर होश में नहीं थी। इसलिए उसको कुछ मालूम नहीं हो सका कि दिलावर कब उसके पास आया था। आपको क्या लग रहा है? मैंने कल रात आपसे वो सब हासिल कर लिया जिसको हासिल करने के लिए एक शौहर मुकम्मल हक़ रखता है। दिलावर गौर से मिशी का कन्फ्यूज़ चेहरा देखकर उससे पूछने लगा। दिलावर को महसूस हो अभी भी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थी या फिर कच्ची नींद से जागी थी। तुम हद में रहो अपनी, कोई हक़ नहीं रखते तुम। सुना तुमने? तुम मुझ पर कोई हक़ नहीं रखते। मिशी एकदम गुस्से के तासुरात चेहरे पर लाती एक लफ्ज़ उसको बावर करवाती हुई बोली। तो दिलावर के माथे पर बल पड़ गए। वो सिरकता हुआ मिशी के करीब आया तो मिशी जल्दी से पीछे होकर मुकम्मल तौर पर बैठ की पट्टी से चिपक गई थी। हद्दों का तयन अब बाप नहीं मैं करूँगा, और आप हक़ की बात कर रही हैं। तो इतना बता दें कि अगर मैं आपके ऊपर हक़ नहीं रखता तो आपने फिर किस हक़ से यहाँ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर रात गुजारी? वो अपना चेहरा मिशी के चेहरे के करीब लाता नहायत संजीदा लहजा इख्तियार किया मिशी से पूछने लगा, जिस पर मिशी एकदम ही लाजवाब हो गई। कुछ ना समझ आने पर वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। यानी कल रात तुमने मेरे साथ
मैं होश में नहीं थी और तुमने वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह से सिसक पड़ी थी। तो दिलावर गहरा सांस खारिज करता चंदम है उसको रोता हुआ देखने लगा, मगर फिर बोला तो उसका लहजा नरम था। मिशी, यहाँ देखे मेरी तरफ। दिलावर ने अब की बार उसके हवास में उसे उसके नाम से पुकारा, फिर भी मिशी ने अपने चेहरे से हाथ नहीं उठाए। तो दिलावर फिर से बोला था, इतना ग्या गुस्सा मर्द नहीं हूँ मैं, ना ही कोई हवस परस्त इंसान हूँ जो निकाह के फ़ौरन बाद ही अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए आपकी बेहोशी में आपका फ़ायदा उठा लेता। कल रात मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप यूँ रो रही हैं। कल रात वहाँ नीचे ज़मीन पर ही सोया था मैं। दिलावर के वजाहत देने पर मिशी ने अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाए और दिलावर को देखने लगी। वो उसकी सुर्ख आंखों को देख रही थी जो कल से अब तक वक्फे वक्फे से बरसे ही जा रही थी। ख्वाहिश के बावजूद वो आगे बढ़कर इन आंखों को छू ना सका और ना ही वो उसे गलत समझती। उसके देखने पर दिलावर उससे मज़ीद, इतना क्या गुजरा मर्द नहीं हूँ मैं, ना ही कोई हवस परस्त हूँ। इस बात पर आप यकीन कर लें मिशी कि मैं ज़बरदस्ती करने वाला मर्द नहीं हूँ। जब तक आपकी इजाज़त नहीं होगी तब तक दिलावर कभी भी आपसे अपना हक तलब नहीं करेगा। दिलावर की बात पर मिशी की नज़रें बेसाख्ता अपने पैरों में मौजूद पाजेब पर पड़ी थी। तो फिर ये किस हक से पहनाइयाँ तुमने मुझे? मिशी चुभती हुई नज़रों से उसको देखती हुई पूछने लगी, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में आपको हमेशा इस बात का एहसास है कि दिलावर आप पर अब मुकम्मल इख्तियार रखता है। दिलावर का लहजा बावर करवाने वाला था। दिलावर की बात सुनकर मिशी ज़ोर से होंठों को आपस में दबाती जैसे ज़ब्त कर गई। उसने अपनी उंगलियों से कनपट्टी दबाई ताकि दिमाग में उठने वाली ठेस कम कर सके। आपको थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहिए, आपकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, थोड़ी देर और नींद ले लें आप। दिलावर उसको देखकर बोला, वो उसको ठीक नहीं लग रही थी। तुम्हारे इस कमरे में मौजूद होते मुझे नींद नहीं आ सकती। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं रेस्ट करूं तो फिर तुम्हें यहाँ से अपनी शक्ल गुम करनी पड़ेगी। वो हकीकतन थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। तबीयत पर छाई बेजारियत और चिड़चिड़ापन की वजह से उसका लहजा तल्ख हो गया था। इस तरह की संगदिली का मुजाहरा तो वो दिलावर के सामने पहले भी करती रही थी, मगर तब दिलावर को इतना महसूस नहीं होता था जितना अब हुआ। आप वाकई चाहती हैं कि मैं अपनी शक्ल गुम कर लूं? दिलावर मिशी का चेहरा देखकर उससे पूछने लगा तो मिशी ने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया, यानी वो सच में इस वक्त उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अगर मेरे शक्ल गुम करने से आपकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा तो मुझे ये भी मंजूर है। दिलावर मिशी से बोलता हुआ उठा तो मिशी बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके एक हाथ उन पर रख दिया। दिलावर मिशी के चेहरे पर एक नज़र डालकर कमरे से बाहर निकल गया था। बैठक अबूर करता हुआ वो सहन में आया जहाँ तख्त पर उसके बाबा साईं मौजूद थे। सहन में मौजूद किचन से निकलते ज़िरिश मुस्कुराकर उससे पकारती दिलावर के सीने से लगे, जिसका सर मुस्कुराकर थपथपाता वो अपने बाबा साईं से मिलता उन्हें सलाम करने लगा। तो तू ले आया है यहाँ अपनी दुल्हन को? सलाम दुआ के बाद दिलावर का बाप उससे मिशी के मुतल्लिक पूछने लगा, जबकि ज़िरिश अपने बाप और दिलावर का नाश्ता बनाने के लिए वापस किचन में चली गई थी। जी बाबा साईं, कल रात देर से आना हुआ था, इसीलिए वो भी कमरे में आराम कर रही है। दिलावर लफज अपनी दुल्हन पर अंदर से सरशार होता अपना गला खनकारता अपने बाप से बोला। वो जानता था मुश्किल सवालात का मरहला शुरू हो जाना था। तुझे मालूम है दिलावरे, हमारे ख़ानदान में बरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती, और तेरे जोड़ की लड़की तेरे सगे चचा की बेटी जो तुझसे मंसूब भी थी, फिर भी तूने उसके बावजूद बरादरी से बाहर की लड़की ले आया। दिलावर का बाप अपने भाई की बेटी के लिए अफसोस करता साथ ही दिलावर से शिकवा करता बोला। तो दिलावर धीमे लहजे में अपने बाप से बोला, बाबा साईं, नौशीन मुझसे मंसूब नहीं थी, सिर्फ बचपन में सरसरी सी बात हुई थी आपके और चचा साईं के दरमियान, और मैंने कभी भी नौशीन के मुतल्लिक इस हवाले से नहीं सोचा। दिलावर आहिस्तगी से अपने बाप के सामने बोला, यानी नौशीन के मुतल्लिक नहीं सोचा तो फिर उस लड़की के मुतल्लिक सोचा होगा, या यही कहने का मतलब है ना तेरा? ये लड़की जिसे तो अपने घर वाली बना लाया है तेरी पसंद की लड़की है? दिलावर का बाप बमेश खाकर उससे पूछने लगा तो दिलावर अपनी नज़रें झुका गया। जी बाबा साईं, मेरे दिल को पा गई थी, और अगर आप भी उसे मेरी पसंद समझकर कबूल कर लेंगे तो मुझे शहर जाकर इत्मीनान रहेगा। दिलावर के बोलने पर उसका बाप कुछ सोचता हुआ दोबारा बोला था, सिर्फ तेरे दिल को पा गई थी ये सोचकर उसके भाई ने तेरा उसके साथ निकाह नहीं पढ़वाया होगा। ज़रूर तू भी इस लड़की को भाग गया होगा, तभी तो ये ब्याह हुआ होगा। दिलावर अपने बाप की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपने बाप का मिजाज अच्छी तरह जानता था। वो शहर की हर लड़की को ज़ात ख्याल तसव्वुर करता था, और पसंद की शादी करने वाली लड़की को तो उसके ख़ानदान में अच्छा नहीं समझा जाता था। आखिरत की निशानियाँ भाई, हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से सुना था लड़कियाँ खुद अपने मुँह से बर मांगेंगी। अब क्या किया जा सकता है, शहर की लड़कियां तो बहुत ही खुली सोच की मालिक होती हैं। चल अब तेरी घरवाली के भी रंग देख लेंगे। बाप के मज़ीद तबसरा करने पर दिलावर ने अभी भी खामोशी में ही आफियत जानी। इतने में ज़रिश दिलावर और अपने बाप के लिए नाश्ता ले आई थी। हाय अल्लाह भाई, कसम से भाभी तो बहुत प्यारी सी हैं, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसी, लेकिन वो अभी तक सो क्यों नहीं है? दिलावर जब नाश्ते के बर्तन किचन में रखने आया तब ज़रिश खुश होकर दिलावर से बोली। वो थोड़ी देर पहले दिलावर के कमरे में झांक कर अपनी भाभी को देख कर आई थी और अब खुशी खुशी दिलावर को बता रही थी। ज़रिश की बात पर दिलावर के लब मुस्कुराए थे।
तबीयत ठीक नहीं है उसकी, इसलिए अभी तक सो रही है। तुम ख्याल रखना अपनी भाभी का, मैं अब शहर के लिए निकलता हूँ। वो कलाई पर बंदी घड़ी में टाइम देकर जिरिश से कहता हुआ अपने बाबा साईं से दुआ लेकर शहर के लिए निकल गया था। कितनी बार मना किया है, कॉल मत किया करें मुझे। नहीं बात करना चाहती मैं आपसे, ना ही आपको अपनी माँ समझती हूँ। मेरे लिए जो भी कुछ थे वो मेरे बाबा थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आप मुझको दोबारा भी पैदा कर देंगे तब भी मैं आपको अपनी माँ नहीं समझूंगी। सुना आपने? हानिया की गुस्से में आती आवाज़ पर रमला रिसीवर को सख्ती से पकड़ कर रह गई, जबकि दूसरी तरफ हानिया राब्ता मुंतकी कर चुकी थी। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? शेरदिल जो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला था, रमला को रिसीवर थामे देखकर उसके हाथ से रिसीवर लेकर अपने कान से लगाने के बाद रमला से पूछने लगा, जिसको छोटी उम्र से पाला उसको कल किस दिल से रुखसत किया, और जिसको पैदा किया वो मेरा चेहरा देखना तो दूर मेरी बात तक सुनना गवारा नहीं करती। रमला दुख भरे लहजे में शेरदिल से बोली तो शेरदिल को मालूम हुआ वो इस वक्त अपनी सगी बेटी से बात कर रही थी। आइए नाश्ता कर लेते हैं, आज ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ मैं। शेरदिल रमला को बोलता हुआ खुद डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। वो सच में लेट उठ चुका था। अगर रमला की ये कैफियत न देखता तो बगैर नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाता, लेकिन रमला की वजह से नाश्ता करने के लिए बैठ गया, वरना रमला सारा दिन खुद को अकेला महसूस करके कुछ नहीं खाती। तो हानिया नाम है, वैसे रहती कहाँ है आपकी साहबजादी? शेरदिल ने रमला से सरसरी से लहजे में पूछा तो रमला के मुर्दा वजूद में जैसे तवानाई से दौड़ गई। शेर, तुम मेरी खातिर हानिया के पास जाओगे? प्लीज़ उसे बताओ ना जाकर के मैं उसके लिए कितना तड़पती हूँ। उससे बोलो ना कि वो यहाँ मेरे पास आ जाए। रमला बेसाख्ता शेरदिल का हाथ पकड़ती हुई उसे मिन्नत भरे लहजे में बोली, अभी फ़ौरन तो नहीं जा सकता, क्योंकि रहमान साहिब की अचानक रिज़ाइन करने से ऑफिस का काफ़ी बर्डन मेरे ऊपर आ चुका है। बाद में देखते हैं इस मसले को इसका हल भी तलाश करते हैं। नाश्ता करें आप फ़िलहाल? शेरदिल रमला को फिलवक्त तसल्ली देता हुआ बोला, वो लड़की जब अपनी सगी माँ की खातिर में नहीं ला रही थी तो उसे क्या ज़रूरत थी ऐसी मगरूर शहज़ादी से जाकर खुद मिलने की और उसकी मिन्नतें तरले करने की। वो अपनी माँ से आकर मिले। शेरदिल और रमला दोनों नाश्ता कर रहे थे, तभी दिलावर हॉल में दाखिल हुआ, जिसे देखकर वो दोनों हैरत ज़दा रह गए थे। दिलावर, तुमको वापस इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? मिशी तुम्हारे घर पर खुद को अकेला महसूस करेगी। वैसे तो ठीक है ना, बुखार उतर गया था उसका, और रात में उसको कुछ खिला दिया था ना मैंने। उसके बैग में उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी थी, लेकिन अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तुम जानते हो ना वो किस कदर एहसास है। दिलावर को सलाम का जवाब देकर रमला मिशी के लिए फ़िक्रमंद होती बोली। बेकरारी उसके लहजे से यहाँ थी, जबकि शेरदिल दिलावर को देखकर नाश्ता करने में मगन हो चुका था। जी बेगम साहिबा, वो ठीक है, बुखार भी उतर चुका था। रात को थोड़ा बहुत उन्हें खाना खिला दिया था। मैं खुद इसलिए आ गया क्योंकि मालिक को ज़रूरी मीटिंग में जाना था और शाम में भी काम था। दिलावर धीमे लहजे में रमला के सवालात के जवाब देता हुआ बोला था। बैठ जाओ दिलावर, नाश्ता करो। शेरदिल ने उसके जवाब पर कोई तबसरा किए बगैर हमेशा की तरह उसे नाश्ता करने को बोला। शुक्रिया मालिक, नाश्ता करके ही घर से निकला था। दिलावर ने भी हमेशा की तरह आजी दिखाते हुए उसे टालना मुनासिब समझा, क्योंकि वो अब भी अपनी हैसियत जानता था। ये क्या तुमने मालिक और बेगम साहिबा की रट लगा रखी है दिलावर? तुम शेर को भाई बोल सकते हो और मुझे आंटी, या फिर मिशी की तरह मामा बोल लो, जो तुम्हारी मर्जी। और यहाँ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए खुद चाय निकालती हूँ। रमला के बोलने पर शेरदिल का नाश्ता करता हाथ एक पल के लिए रुका। वो रमला की बात पर को रिएक्ट किए बिना दोबारा नाश्ता करने लगा था। दिलावर रमला की बात को टाल नहीं सका। वो कुर्सी खिसका कर इन दोनों के साथ बैठ गया। पहली बार मालकों के साथ बैठकर चाय पीना उसे बता रहा था। वाकई इस घर में उसकी हैसियत बदल चुकी थी। दिलावर, शेर ने शुरू से ही तुम्हें बहुत ख़ास समझा है और अपना दोस्त माना है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारी पहले भी इस घर में हैसियत हमारी नज़र में हमेशा अहम रही है, और अब तो तुम मिशी के शौहर हो, यानी इस घर के दामाद। इसलिए अब तुम्हारा इस घर में अलग मकाम है और मुझे खुशी होगी कि तुम खुद अपना असल मुकाम पहचानो। रमला के बोलने पर दिलावर ने बेसाख्ता शेरदिल की जानब देखा तो शेरदिल ने दिलावर को देखकर हल्का सा मुस्कुराने के बाद चाय का कप उठा लिया था। आओ दिलावर, आज से रहमान साहिब की सीट का चार्ज तुम्हें दिया जाता है। आज से इस सीट का काम तुम संभालोगे। शेरदिल ऑफिस आने के बाद उसे रहमान साहिब के कमरे में लाता हुआ बोला। वो कमरा जो इस वक्त खाली था। दिलावर हैरत में डूबा शेरदिल को देखने लगा। लेकिन मालिक, इतनी अहम सीट आप मुझे ऐसे कैसे दे सकते हैं, जबकि मुझे तो इस काम की समझ बूझ है ना कोई तजर्बा। दिलावर को समझ नहीं आया वो शेरदिल को कैसे इनकार करे, मगर जानता था मिशी से निकाह के बाद अब उसकी हैसियत पहले से ज़्यादा हो गई है और इसे अचानक मिलने वाली तरक्की का यही राज था। ये अहम सीट है दिलावर, इसी वजह से मैं इसको किसी काबिल एतबार आदमी के हाथों सौंपना चाहता हूँ। तुम तो रहमान साहिब के साथ हुई ट्रेजेडी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। फैमिली इश्यूज़ को लेकर उन्हें बाहर मुल्क में सेटल होना पड़ रहा है। ये सीट उनकी ईमानदारी को देखकर उनको दी गई थी। अब मैं चाहता हूँ इस सीट की तमाम जिम्मेदारी तुम संभालो। जहाँ तक रही तजर्बे की बात, तो जब तक किसी काम में हाथ ना डाला जाए तब तक उस काम का तजर्बा नहीं होता। शबीर साहिब तमाम काम समझा देंगे तुम्हें। हरफन मौला आदमी हो यार, तुम 2 हफ्ते में सब सीख जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। ऐसे ही थोड़ी मैं हर जगह तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। तुम्हारे होते ही मुझे एहसास रहता है तुम सब काम आसानी से कर सकते हो, मेरे साथ भी और मेरे पीछे भी।
शेरदिल दिलावर का शाना थपथपाता हुआ से बोला और मेज़ की दराज से चाबियां निकालने लगा। दिलावर खामोश खड़ा अभी भी उसको देख रहा था, इन मेहरबानियों की वजह भी समझ रहा था। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कभी शक नहीं रहा दिलावर, तुम्हारी जहानत पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। ये फ्लैट की चाबियाँ और ये गाड़ी की। जब रहमान साहब इस सीट पर मौजूद थे तब उन्हें भी ऑफिस की तरफ से ये फैसिलिटी मुहैया की गई थी। ये मत समझना कि मैं अपनी बहन की वजह से तुम्हें कोई स्पेशल फेवर दे रहा हूँ। जब तक इस सीट की जिम्मेदारी तुम पर आए थे तब तक ये फ्लैट और गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद है, मगर कभी भी तुम्हारी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने दिल में कभी कोई ख्याल मत लाना कि मैं अपनी बहन की वजह से तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। अगर तुम इस सीट का काम अच्छे तरीके से संभालोगे तो समझो तुम मुझे बहुत बड़ा फेवर दोगे, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही बर्डन है और मैं मशीन बनकर 24 घंटे ऑफिस को टाइम नहीं दे सकता। शेरदिल अपने तरीके से हर चीज़ से उसको ब्रीफ करता, उसके दिमाग में आए सवालात के जवाब भी देकर दिलावर को बोला था। आपने मुझे काबिल एतमाद और इस लायक समझा मालिक, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस सीट की जिम्मेदारी अच्छे से संभालूं और आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। दिलावर ऑफिस के अलग कमरे और उसमें मौजूद कुर्सी को देखता हुआ शेरदिल से बोला तो शेरदिल स्माइल देता बोला, तुम बहुत जल्द हर काम सीख लोगे और आखिरी बात मुझे भी खुशी होगी अगर तुम मुझे मालिक की बजाय अब भाई बोलो तो। शेरदिल दिलावर से कहता हुआ ऑफिस के कमरे से बाहर निकल गया था। अब जाग गई हैं भाभी, मैं यही देखने आई थी, आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। भाई ने बताया था रात में आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी बुखार तो नहीं है ना आपको। मिशी बेदार होकर बेड पर बैठी खाली कमरे को देख रही थी। तब कमरे में एक 16 साल लड़की उससे ऐसे बात करने लगी जैसे उसे पहले से जानती हो। बुखार तो कम हो गया मगर अभी भी सर दुख रहा है मेरा। मिशी अपने कनपट्टी पर उंगलियों से दबाव डालती हुई बोली, उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी थी, भला उसकी नाजुक मिजाज तबीयत इतनी जल्दी इस तब्दीली को हज़म कर लेती। मगर अच्छी नींद लेकर वो थोड़ा बहुत पहले की निस्बत बेहतर महसूस कर रही थी। ओह अच्छा, आप ऐसा करें फ्रेश होकर आ जाएं और नाश्ता कर लें, फिर अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा। अगर फिर भी बेहतर महसूस ना करें तो बाबा सही डॉक्टर को यहीं ले आएंगे। ज़िरिश मिशी के जवाब देने पर मज़ीद खुश इखलाक़ी से बोली थी, तुम बहन हो ना उसकी। मिशी ज़िरिश को देखती हुई पूछने लगी। गंदमी रंगत वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा दिलावर से मुशाबहत रखती थी। जी मेरा नाम ज़िरिश है। आपको मालूम है कल जब भाई ने फ़ोन पर बताया कि वो आपको मेरी भाभी बनाकर यहाँ ला रहे हैं, मैं इतना खुश हुई कि क्या बताऊँ आपको। आप दोनों के निकाह से पहले ही भाई से आपका काफ़ी दफ़ा जिक्र सुन चुकी हूँ, इसलिए मुझे आपको देखने का बहुत शौक़ था। कल काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार किया मगर आप काफ़ी देर से पहुँचे। ज़िरिश खुशी खुशी मिशी को बताने लगी, मगर मिशी गर्मी के बायस कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाती इसी तलाश करने लगी। मगर फिर ज़िरिश की बात पर चौंकी। क्या जिक्र करता था तुमसे तुम्हारा भाई मेरे बारे में? मिशी तजस्सुस के मारे ज़िरिश से पूछने लगी तो ज़िरिश मुस्कुरा दी थी। भाई बताते थे कि आप बेहद हसीन है, हूर परियों जैसी किसी शायर की गज़ल की तरह। कम अज़ कम उनकी नज़रों में तो आप दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हैं, जिन पर गुरूर, गुस्सा और नखरा सब भी जचता है। और ये कि आप मुस्कुराती हुई बेहद हसीन लगती हैं कि बंदा बस आपको देखता रह जाए। भाई आपकी आंखों की भी तारीफ़ करते हैं और इसके अलावा भाई ने मुझसे आपकी और भी बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, वो आपको फुर्सत से बताऊंगी। मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ज़िरिश आखिरी बात हंसती हुई बोली जिस पर मिशी एकदम छिनक गई थी। वो खुद कहाँ पर है? अपनी छिनक मिटाने की वजह से मिशी दिलावर का पूछने लगी, जो उसको अभी तक कमरे में नजर नहीं आया था। भाई तो सवेरे शहर के लिए रवाना हो गए थे। सरिश के बताने पर मिशी पूरे आंखें खोल कर सदमे से उसे देखने लगी। क्या मतलब शहर रवाना हो गया? मतलब कि मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर वो उसको यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मिशी को जैसे दिलावर की हरकत पर सदमा पहुँचा था। अरे आप ऐसे परेशान मत हो भाभी, मैं भाई को फ़ोन करके वापस आने का कह देती हूँ। उन्हें बता देती हूँ कि मेरी प्यारी सी भाभी का आपके बगैर दिल नहीं लग रहा, वो आपको याद कर रही है। सिरिश मिशी को परेशान देखकर थोड़ा शौक होकर बोली थी, नहीं फ़ोन करके उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, काम था उसको ज़रूरी जब जाना पड़ा, उससे बताया था मुझे रात में। मिशी सिरिश को मना करती बोली जब दिलावर उसको खातिर में लाए बगैर उसकी परवाह किए बगैर यहाँ से चला गया था, फिर उसे क्या ज़रूरत थी कि वो उसको यहाँ वापस बुलाती। वैसे आपके मुँह से भाई को प्यार से दिल कहना बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ज़िरिश मिशी को मुस्कुरा कर बोलती वहाँ से जाने लगी, जबकि ज़िरिश की बात सुनकर मिशी हैरत से मुँह खोले दरवाजे को तकती रह गई। दिल, वो भी प्यार से दिलावर को? मिशी का सोचते ही मज़ीद मूड ख़राब हुआ। कसलमंदी से उठती वॉशरूम में चली गई थी। वो भाभी बाबा सही बैठक में मौजूद हैं, आप पहले जाकर उन्हें सलाम कर लें, फिर मैं आपका नाश्ता लगा देती हूँ बराबर वाले कमरे में। वॉशरूम से आने के बाद ज़िरिश उसको देखती हुई कहने लगी। मिशी समझ गई थी अपने और दिलावर के पाप का जिक्र कर रही है, वो इस घर के बड़े बुजुर्ग और उसके ससुर थे। यकीनन मिशी को खुद जाकर उन्हें सलाम करना चाहिए। ओके हाँ चलो, मैं पहले अंकल से मिल लूँ। मिशी ज़िरिश की बात पर दुपट्टा उठाकर आदतन अपना दुपट्टा कंधे की एक साइड पर रखती कमरे से बाहर निकलने लगी। अरे भाभी आप ऐसे जाएंगी बाबा साईं के सामने? ज़िरिश उसके हुलिये पर उसे टोकती हुई बोली तो मिशी कन्फ्यूज़ होकर ज़िरिश को देखने लगी।
सुसर है ना बाबा साईं आपके, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। इस दुपट्टे को सर पर रख लें ऐसे। अंकल शंकल नहीं, आप भी भाई और मेरी तरह बाबा साईं को बाबा साईं ही बोलिएगा। ऐसे अपनायत का एहसास रहता है रिश्तों में। ज़िरिश के बोलने पर उसने कोफत भरे अंदाज में अपने दुपट्टे को सर पर देखा। बेदिली से ज़िरिश की बात पर सर हिलाकर उसके पीछे कमरे से बाहर निकल। आज साइमा हानिया को रिहाइश से करीब मार्केट में ले आई थी, क्योंकि साइमा ने महसूस किया था घर में सारा दिन रहकर हानिया की तबीयत अजीब सुस्ती हो चुकी थी। अजीज़ और साइमा जितना मुमकिन हो उसका ख्याल रखते थे। साइमा की पूरी कोशिश थी अच्छा लड़का देखकर हानिया की दोबारा शादी कर दी जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए। हाशिम के रिश्ते को वो लोग इनकार कर चुके थे। मेरा ख्याल है वो सामने शॉप पर चलते हैं, शायद 20% ऑफ भी है वहाँ पर। साइमा कपड़े की बुटीक की तरफ हानिया को मुतवज्जो करते हुए बोली। अरे मिसिज अजीज़, आप यहाँ पर? साइमा की कोई दोस्त आकर उससे मिलने लगी। हानिया उन्हें सलाम करके खुद उस शॉप की तरफ जाने लगी, जबकि साइमा अपनी दोस्त की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? सामने से आती लड़की ने अचानक ज़ोर से हानिया का बाजू पकड़ा तो बेसाख्ता हानिया के मुंह से निकला, मगर अगले ही पल हानिया इस लड़की को पहचान चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम हसाम को मुझसे छीन लोगी? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हसाम सिर्फ मेरा है। उसने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए प्री प्लान शादी की थी। सिर्फ वक्ती गिल था उसे जब उसने तुम्हें उस अजनबी आदमी के आगे डाला। वो अब भी मुझसे प्यार करता है। मेरा है हसाम और हमेशा मेरा ही रहेगा। महरीन को वहाँ हानिया का वजूद बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसे देखकर वो जो मुँह में आया बोलते चली गई थी। अगर वो सच में तुम्हारा है तो ये बात चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताओ, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो उसे तुमसे छीन लूँगी। सुना तुमने? और आइंदा मेरे सामने आकर कोई भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हानिया महरीन को देखकर जवाबी कार्रवाई करते हुए गुस्से में बोली तो महरीन उसको घूरती हुई वहाँ से चली गई थी। वापस घर आने के बाद भी हानिया को महरीन पर शदीद गुस्सा था। उसे महरीन को जो कुछ भी बोला था वो गुस्से में बोला था। वो ऐसे शख्स की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी जिसकी वजह से वो बर्बाद हुई थी। मगर उसके बोले गए जुमले पर कि वो उससे हसाम को छीन लेगी, हानिया ने महरीन की आंखों में खौफ देखा था। तब उसे बहुत लुत्फ़ आया था। अभी तक उस लड़की की बातों को सोचकर खुद को हलकान कर रही हो। लानत भेजो उस पर हानिया, खुदा की मार पड़ेगी ऐसे बेज़मीन लोगों पर। उनसे तो आखिरत में अल्लाह हिसाब लेगा। साइमा हानिया के पास आती हुई उससे बोली थी, कभी कभी दिल करता है आंटी दुनिया में ऐसे ही बेज़मीन लोगों का हशर इबरत बनकर सामने आ जाए। आखिरत तक इंतज़ार करना मुश्किल होता है। हानिया ने तलखी से बोलते हुए सर झटका। एकदम उसको मत्ती का एहसास हुआ। वॉशरूम की जानब भागी थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से तुम्हें वॉमिट फील हो रही है। हानिया के वॉशरूम से वापस आने पर साइमा फिक्र करती हुई हानिया से पूछने लगी, शायद रात में खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, बेहतर हो जाएगी तबीयत। शाम हो गई, अंकल अभी तक घर नहीं आए। हानिया लापरवाही से बोलती हुई साइमा से अजीज़ का पूछने लगी, इस बात पर बिल्कुल बेखबर होकर कि अभी उसको एक और इम्तिहान से गुजरना है। आज शेरदिल एक पार्टी में मौजूद था जहां बहुत से नामूर बिजनेसमैन के अलावा नए चेहरे और कुछ सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। वहीं उसे हसाम नजर आया था। वो हसाम को और हसाम उसे देखकर पहचान चुका था। जैसे हसाम को देखकर शेरदिल के चेहरे के तासुरात सख्त और पथरीले हो चुके थे, वहीं हसाम के चेहरे पर भी शेरदिल को देखकर नागवारी सी दर आई थी। आज वो बिना डरे बेखौफ से शेरदिल को देख रहा था, जिसकी शेरदिल को रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। हसाम के साथ मौजूद लड़की वो नहीं बल्कि कोई और थी, शायद उसकी गर्लफ्रेंड जो होटल में मौजूद थी। वापस घर लौटने के बाद भी शेरदिल की बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी। उसका दिल एक मरतबा फिर उदास होने लगा था। कभी तन्हाई, कभी तड़प, कभी बेबसी तो कभी इंतज़ार। ये मेरा मर्ज़ भी क्या खूब है जिसे इश्क कहते हैं। उसका चेहरा याद करते एक बार फिर शेरदिल की कैफियत अजीब सी होने लगी। सिगरेट फूंकता जब वो थक गया तो अपने कमरे से बाहर निकल आया। तब उसे रमला के कमरे की लाइट ऑन दिखी। कुछ सोचता हुआ वो रमला के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अंदर आ जाओ, रमला की आवाज़ पर शेरदिल उसके कमरे में चला आया था। जाग रही हैं आप अभी तक? क्या हुआ आपको? शेरदिल रमला के कमरे में आता उसकी सुर्ख आंखें देखकर तशवीश के आलम में पूछने लगा, जो हाथ में टैब लिए बेड पर बैठी थी। मिशी को वापस बुला लो शेरदिल, मेरा दिल बहुत उदास है उसके बगैर। शायद वो मिशी को याद करती रो रही थी, जब भी शेरदिल के आने पर उससे बोली थी, अब बिला वजह की ज़िद कर रही हैं। अच्छी तरह जानते हैं ये नामुमकिन है। ना ही मैं अब उसका नाम दोबारा सुनना पसंद करूँगा, और ना ही वो यहाँ आएगी, और ना ही अब उसके पास जाने की ज़िद करेंगे मुझसे। शेरदिल संजीदा तासुरात चेहरे पर लिए रमला को समझाता हुआ बोला तो रमला बेबसी में आंखें बंद कर गई थी। बहुत बदकिस्मत हूँ मैं, मेरी दोनों बेटियाँ मुझसे दूर हैं। रमला गाल पर आए आंसू साफ करती शेरदिल से बोली तो उसने लंबा सांस खींचा था। रात काफ़ी हो चुकी है, अब आपको सोना चाहिए। शेरदिल ने रमला के हाथ से टैब लेकर टेबल पर रखना चाहा, मगर टैब की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही शेरदिल को ज़ोरदार झटका लगा। वो मिशी की तस्वीर तो नहीं थी, बल्कि वो तो ये कौन है? उसका दिल बेकाबू होने लगा। वो पूरी आंखें खोले शॉक्ड की कैफियत में रमला से पूछने लगा था, हानिया मेरी सगी बेटी, प्लीज़ शेर इससे जाकर बोलो ना, एक बार मेरे पास आकर मेरे सीने से लग जाए, मैं बहुत तड़पती हूँ उसके लिए।
रमला रोती हुई शेरदिल से बोली। वो अपनी ही टेंशन में थी, इसे शेरदिल की कैफियत को महसूस नहीं कर सकी, जिसके हाथ हानिया का नाम सुनकर कांप उठे कि वो बिल्कुल साकत खड़ा बेयकीनी की कैफियत में टैब स्क्रीन को देख रहा था, जिसके दिमाग में धमाके से होए जा रहे थे। हानिया, ये मेरी सगी बेटी। हानिया, हानिया, बार बार शेरदिल के कानों में रमला की आवाज़ गूंजने लगी। वो सदमे की कैफियत में मुब्तला टैब को वहीं छोड़कर वापस अपने कमरे में चला आया था। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आपको कैसी लगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चले हम कमेंट सेशन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए कमेंट सेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? जी, नावल बहुत अच्छा था, लेकिन हसाम बड़ा बेगैरत इंसान है, बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। अपनी बीवी को शेरदिल को दे दिया, कमीना। और मिशी भी गलत कर रही है, खुद ही अपने साथ। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये भी एक सबक होता है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। जी बिल्कुल, शेरदिल तो कमीना है ही, अब उसे अपनी कमीनगी का एहसास हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, हानिया तक पहुँच पाता है या नहीं, क्या हानिया उसे माफ़ करेगी या रह जाएगा ऐसे ही। तो देखते हैं कि क्या होता है। मिशी को भी अपनी गलती का बहुत अच्छा सबक मिल चुका है, बहुत बुरी फंसी है। आज की एपिसोड पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। देन मिशाल कह रही हैं कि इस मिशाल खुर्शीद, इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? इंशाल्लाह मिशाल रात 8 बजे अपलोड हो जाएगा। देन वर्दा तारिक 1441 दिल दिया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच वर्दा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगेन इन्होंने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच वर्दा। देन रोज़ आर्ट ने कहा है ये नावल तो अंत है, कमाल स्टोरी, थैंक यू वेरी मच रोज़ आर्ट, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन हिना रंगरेज कह रही हैं वेरी नाइस नावल, मैं इंडिया से सुन रही हूँ, थैंक यू वेरी मच हिना, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा आज की एपिसोड कैसी लगी। देन वर्दा तारिक ने अगेन लाइक किया, थैंक यू वेरी मच वर्दा तारिक। देन नवीद ख़ान, कहीं पूरा नहीं आ रहा प्लीज़, क्या नावल का 3 पार्ट भी है? ये इसका 3rd पार्ट आज अपलोड होगा या 8 से 9 पार्ट्स में जाएगा? रोज़ 8 बजे एपिसोड अपलोड हो जाती है, ठीक है नवीद। देन वर्दा तारिक ने अगेन लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच वर्दा। देन गौहर अब्बास ने कहा ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच गौहर, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन सलाहा ने नाइस कहा है, थैंक यू वेरी मच सलाहा। देन गौहर अब्बास, बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच गौहर। देन हिना रंगरेज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छी स्टोरी है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच हिना, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन गौहर कह रही हैं बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच गौहर। देन फ़ातिमा जाहिद कह रही हैं ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच फ़ातिमा जाहिद, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन इस्मा खालिद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी स्टोरी है और काफ़ी डिफरेंट भी है फ्रॉम योर प्रीवियस वंस। मुझे शेरदिल पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगता है मिशी की गलती ही शेरदिल के लिए सबक होगी। कैसे दूसरों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी बहनों को लोग भूल जाते हैं। फीलिंग बैड फॉर हानिया, आई थिंक यू हैवंट रीड दिस टाइप ऑफ स्टोरी बिफोर, दिलावर करेक्टर इज़ द ओनली डिसेंट वन इन दिस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच इसमा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल, और शेरदिल जब वो रिएक्शन दे रहा था ना मिशी के साथ जो कुछ भी हुआ, तो मुझे उस शख्स पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये चीज़ नहीं है, मिशी की बात पे उसका सिर झुक गया, और जो कुछ उसने खुद बगैरत इंसान ने किया वो तो बिल्कुल दूसरों के साथ बुरा करते हुए लोग अपनी बहन बेटी को भूल जाते हैं, और हानिया के लिए वाकई बुरा लगा। जी बिल्कुल, मैंने अभी तक इस तरह की स्टोरी कोई पढ़ी नहीं थी एक्चुअली। मेरा सिस्टम होता है मैं ज़्यादा डाइजेस्ट नॉवेल्स ही पढ़ती हूँ, तो ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। तो आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिलावर अभी तक का डिसेंट बंदा है। देन ख़ान अज़मत कह रहे हैं काफ़ी अलग स्टोरी, काफ़ी अलग और अच्छी स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच ख़ान अज़मत, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन गौहर अब्बास कह रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच गौहर, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देन टेस्टी टिप्स कह रहे हैं अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देन रियासमिश ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच रियासमिश। देन हिना रंगरेज़ कह रही हैं वेरी वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच हिना रंगरेज़। देन सुबहान मलिक कह रहे हैं नाइस, दिलावर का करैक्टर अच्छा है और मिशी तो कोई फजूल लड़की लग रही है, अजीब है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसे जब दिल करे दिलावर के रूम में मुंह उठाकर चली जाती है, न दिन देखा न रात,
लड़की पर ये चीज़ें सूट नहीं करती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे ही है और मैं ये चीज़ खुद मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और आज के एपिसोड में हम एक टाइम पे अगर वो खुद ये चीज़ इग्नोर करिए ना, अगला बंदा नोट करता है। और आपने आज वाले एपिसोड में अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ का दाना देखने दिलावर ने उसे पहले दिन ही दे दिया कि जब मैं नामहरम था तब तो ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, मेरे कमरे में आ जाती थी, और अब मैं महरम हूँ तो अब मुझसे डर रही है। तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को अपनी इज़्ज़त का खुद ख्याल रखना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। नज़ीमा का कमेंट नहीं आया, डोंट नो कहाँ गायब हो गई हैं, तो उनके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा नज़ीमा। बाकी सब भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इस नावल के एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर रिस्पॉन्स देना हुआ तो दे दीजिएगा, नहीं देना हुआ वो भी आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं आप लोगों पे बिल्कुल बर्डन नहीं डालूँगी, आप लोगों ने तो मुझे मायूस ही किया हुआ है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।